भारत माता की जय। भारत माता की जय। भारत माता की जय। मां शारदे स्वामी विवेकानंद जी के चरणों में श्रद्धा समर्पित करते हुए मंचासीन सरल सहज स्वभाव के माननीय प्राचार्य महोदय, आदरणीय मैम और एनएसएस के कार्यक्रम अधिकारी आदरणीय सर, सम्मुख बैठे शिक्षकगण एवं भैया भगनी एवं नौजवान साथियों, अभी शिवाजी के बारे में अभी एक भैया के द्वारा प्रमुख बातें बताई गई। आज उनकी जयंती हम मना रहे हैं। उनके बारे में जानना होगा तो किताब पढ़ सकते हैं, पुस्तक पढ़ लेंगे, गूगल में सर्च कर सकते हैं। उन पर निबंध प्रतियोगिता नहीं है कि उन पर ही भाषण दें, लेकिन उनसे ही जुड़ा हुआ विषय शिवाजी के द्वारा स्वबोध, अभी जो वर्तमान की आवश्यकता है उस पर चर्चा, उस पर बातचीत करने के लिए मैं यहां पर उपस्थित हूं। स्वबोध क्या है? अभी एक शब्द आया था ना, हिंदवी स्वराज्य की स्थापना। वो जो राज्य के पहले स्व लगा है वो क्या है, उस पर बात करना है। आज ही का शुभ दिन था। 1630 ईस्वी में जब सुनेरी के किले में मां जीजाबाई के गर्भ से एक नवजात शिशु का जन्म हुआ। समांतर जैसे बालकों का जन्म होता है, वो भी बालक जन्म लिया होगा, लेकिन हम कहते हैं ना कि मां के संस्कार पुत्र पर कैसे पड़े हैं वो बचपन से दिखाई देना प्रारंभ होता है। तो जीजाबाई के जो संस्कार थे और जिसके बारे में श्रीपद गोंगोई ने पुस्तक भी लिखा, पुस्तक में उन्होंने लिखा है कि जीजाबाई ने छोटे से शिशु को यही बताया, स्वराज ही हमारा धर्म है। धर्म क्या है? अभी बातें वो बता कर गए। धर्म क्या है? स्वराज्य हमारा धर्म है। उसी स्वराज्य का स्व क्या है, उस पर मैं केवल बात करूंगा। धीरे धीरे राजे बड़े हुए, 15 वर्ष की आयु हो गई। बहुत सी घटनाएं बचपन में कालखंड में घटी होंगी, उन घटनाओं पर मैं नहीं जाना चाह रहा हूं, उन्होंने निबंध हो जाएगा पूरा, और निबंध बोलना नहीं है कि जन्म कब हुआ। निबंध लिखते ना, प्रस्तावना, जन्म, शिक्षा, तो निबंध भी नहीं लिखना है। तोरण का किला भी जीत लिया, संघर्ष किया, आदिल शाह के खिलाफ संघर्ष किया। एक तो प्रमुख बातें जो हम सबको प्रेरणा लेनी चाहिए, वहां से इस बात को और आगे बढ़ाऊंगा। पिता जहां नौकरी करता था आदिल शाह के दरबार में, वो मां को पसंद नहीं था, और जीजाबाई ने विवाह ही से शर्त किया था कि इन मुगलों से बदला कौन लेगा? तो हमारा पति लेगा। सुनी थी ना, सेनापति है हमारा पति। ऐसे किसी का शादी विवाह हो तो घर में पिता माता बताती है कि लड़का क्या करता है, तो उस समय बताया गया लड़का सेनापति है। तो जीजाबाई प्रसन्न हुई कि जो बचपन में मैं देखते आई हूं जिस प्रकार से अत्याचार फैल रहा है, इसको दूर करने का काम कोई करेगा तो मेरा पति करेगा। विवाह के बाद देखिए, अरे जिस लालसा इच्छा के साथ मैं तो उनसे विवाह की थी, तो उल्टा हो गया। जिनके खिलाफ मैं लड़ना चाहती हूं, ये तो वहीं जाकर सेनापति बन के बैठे हैं। एक पत्नी और पति का संवाद, उसमें देखिए, उनकी पुस्तक को पढ़िए तो बहुत समझाने का प्रयास किया है जीजाबाई ने अपने पति को कि कहां नौकरी करते हो, ये ऐसा वैसा। लेकिन परिवार का लालन पोषण करना था, तो सास संभाजी ने भी वही किया। यानी पति से भी उनका ये इच्छा खत्म हो गई कि मेरा पति तो नहीं कर सकता अब। लेकिन जब गर्भवती हुई, बालक पेट में आया, तब उनके अंदर इच्छा जगी कि जो काम मेरा पिता नहीं कर पाया, पिता के बाद मेरा पति नहीं कर पाया, वो मेरा पुत्र करेगा। और पुत्र करेगा, इसके लिए बचपन से ही उनको बताना प्रारंभ की, देश क्या है, संस्कृति क्या है, साम्राज्य क्या है, राष्ट्र क्या है,
सामाजिक समरसता का भाव क्या है, उन्हीं सब विषयों में चर्चा करने वाला हूं। यह बताना प्रारंभ की और उसका परिणाम ये रहा कि 15 वर्ष की आयु में एक छोटा सा बालक जिसके हाथों में गिल्ली डंडा होना चाहिए, जिसके हाथों में आज के समय कहे तो फोन और पबजी खेलना चाहिए, उस अवस्था में उन्होंने तोरण का किला जीत लिया। और बड़े हुए एक मां अपने पुत्र का उत्साहवर्धन कैसे करती है। रोज प्रातःकाल छत पे जाती थी, सूर्य को अर्घ देती थी, और जब अर्घ देखती थी तो आंखों में आंसू तो हाथ कांपते थे। राजे ने कहा, मां, ईश्वर की पूजा करने के बाद लोगों के चेहरे में प्रसन्नता आती है, सूर्य को अर्घ देने के बाद चेहरे पर लालिमा आती है, ये कारण क्या है कि आप जब सूर्य को अर्घ देने जाती हैं, पूजा करने जाती हैं, तो आपकी आंखों में आंसू होता है। तो जीजाबाई ने कहा, राजे, अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारी मां की आंखों का बहते हुए आंसू का कारण क्या है, तो उनको दूर करना पड़ेगा। तो पूछा, मां क्या है? तो छत पे खड़ी हुई अंगुली से इशारा किया, उस सामने वाला किला देख रहा, शंकर का किला। बोला, मैं देख रहा हूं। बोला, जब मैं सूर्य को अर्घ देखती हूं तो मुगलों का लहरता हुआ ध्वज मानो जैसे कह रहा हो, तिरस्कार कर रहा हो, सूर्य को अर्घ दे रही हो, उस भगवा को हमने मिटाकर यहाँ पे अपने मुगली सल्तनत को खड़ा कर दिया है। राजे, अगर तुम चाहते हो इन आंखों से आंसू समाप्त हो जाए, तो सूरज की लालिमा वाला भगवा पताका यहाँ पे लहरना चाहिए। शिवाजी ने कहा, मां, इतनी सी बात? शिवाजी ने कहा, मां, सिर्फ बात देना, प्रातः काल का वो दिन होगा जब भगवान सूर्य को आप अर्घ देने जाएंगी, तो आपको सूर्य में निकलती हुई लालिमा तो दिखाई देगी, साथ ही सिंगड़ के किला पे भगवा भी फहरता हुआ दिखाई देगा। और इसका परिणाम ये रहा, जब दूसरे दिन मां सूर्य को अर्घ देने गई तो सामने देखा कि उस शिवाजी ने कहा था वो करके दिखाया, उस किले पर भी विजय प्राप्त कर लिया। लेकिन आज मां की आंखों में फिर आंसू थे। शिवाजी ने कहा, मां, फिर रो रही हो? फिर मां ने कहा, फिर बेटे का मनोबल कैसे बढ़ाया? यही मां यही होती है जो मनोबल बढ़ाती है बच्चों का। मां ने कहा, ये प्रसन्नता के आंसू हैं, अगर तुम चाहते हो ये भी आंसू समाप्त हो जाए, तो मैं चाहती हूं सिंहासन पर बैठना, इस सिंहासन के पीछे भी भगवा की लालिमा आती रहे। उसका परिणाम ये रहा, 1674 में कई किलों पर, कई राज्यों पर विजय प्राप्त करके उनका राज्याभिषेक किया गया, वो छत्रपति बन गए, राजा बन गए। ऐसी कई कहानियां, घटनाएं आगे बढ़ती है। उनके गिरफ्तारी की घटनाएं हम लोगों ने सुना होगा। आगरा के जेल में औरंगजेब के द्वारा उनको भेज दिया गया। उनके गुरिल्ला युद्ध के बारे में हम सभी जानते होंगे, उनके नक्सल युद्ध के बारे में हम सभी जानते होंगे। कई चीजें हैं जो हम सभी जानते हैं, पुस्तकों में पढ़ सकते हैं। अभी लंबा विषय है, उन पर ही नहीं चर्चा करके, जिस पर मैं जो बोलने के लिए खड़ा हूं उस पर बोलते हैं उनका स्वबोध। मैं बार बार कई बार शब्दों का प्रयोग किया, स्वबोध। अभी मैं आदरणीय प्रचार सर के पास हम लोग चर्चा कर रहे थे, तो चर्चा करने के बाद कई बातें ऐसी आई जो हमने सर की तरफ से भी, हमारी तरफ से आई, तो लगा कि वास्तव में आजकल के नौजवानों को भी आवश्यकता भी है स्वबोध। देखिए, वर्तमान की सबसे बड़ी जरूरत होती है देशभक्ति। हम देशभक्ति की जब बात करते हैं तो निकल कर आता है देशभक्त कौन। आज तमाम पार्टियां, तमाम संगठन अपने आप को देशभक्ति का दावा ठोकती हैं। उनके पक्ष में बात करोगे तो आप देशभक्त हो, उनके पार्टी के खिलाफ बात कर दोगे तुरंत प्रमाण पत्र मिल जाएगा तो आप देश विरोधी हो। ऐसे भी है। लेकिन वास्तविक देशभक्ति क्या है? वर्तमान समय की देशभक्ति तलवार, त्रिशूल, बम लेकर लड़ना नहीं है। वर्तमान समय की देशभक्ति सीमा पर खड़े होकर पाकिस्तान को ललकारना नहीं है, वो करने के लिए सेना के नौजवान खड़े हैं। वर्तमान समय की देशभक्ति कुछ खोद कर कुछ छोड़ना नहीं है, और वर्तमान समय की देशभक्ति किसी को तोड़कर कुछ बना देना भी नहीं है। वर्तमान समय की जो देशभक्ति है, वर्तमान समय की देशभक्ति है समाज को जागृत करना, और वही काम कर रहा है अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, वही काम कर रहा है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, जिसका मैं प्रतिनिधित्व
इसलिए उस पर भी चर्चा नहीं करने वाला। समाज को जागृत करना, एक गीत है ना, स्वयं अब जाग कर हमको जगाना देश है अपना। इस देश को जगाना यही वर्तमान की देशभक्ति है। सोई हुई युवा पीढ़ी को जगाना ही देशभक्ति है। सोना ये नहीं है कि हमने बिस्तर पे सोया, सुबह 6 बजे उठ गए और रील्स देखना प्रारंभ कर हमारा दिन की शुरुआत हो गई। सोकर जगाना ये होता है कि हम अपने स्व को भूल गए, अपने इतिहास को भूल गए, अपनी परंपराओं को भूल गए, अपने संस्कृतियों को भूल गए, अपनी सभ्यता को भूल गए, अपने संस्कार को भूल गए। इस संस्कार, सामाजिक समरसता, सद्भाव को लाना और विद्यार्थियों को उसमें समाहित कर देना, ये वास्तविक जगाना है। इस जगाने के काम के लिए हम सब यहाँ पे आए हैं। इसलिए वर्तमान समय की देशभक्ति जगाना है, देश को जागृत करना। और जागृत करके क्या करना? उनके हाथों में तलवार देना क्या? नहीं। देश को जागृत करने के बाद उनको संगठित करना, ये टूटे भी ना रहे, ये बिखरे भी नहीं, ना तो जाति के आधार पर, ना धर्म के आधार पर, ना वेशभूषा के आधार पर, ये एक रहे। इसलिए सबसे पहला काम समाज को जागृत करना, फिर दूसरा काम समाज को संगठित करना। इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए हम सभी काम कर रहे हैं। इसलिए हमारा जो स्लोगन भी है, ज्ञानशील एकता परिषद की विशेषता, इसी के लिए काम करते हैं। जब हम सबोध और जागरण की बात करते हैं तो याद करिए देश किसका है? तो वो देश हमारा है। हमने केवल प्राथमिक विद्यालय में नारा ही नहीं लगाया, अन्न जहां का हमने खाया, बस जहां के हमने पहने, वो है प्यारा देश हमारा। ये केवल कहने के लिए नहीं, अपितु इसको अपने जीवन पर लागू करने की जरूरत है। वो लागू हो पा रहा है क्या? हमने अपने जीवन का 24 वर्ष बिता लिया, हमने अपने जीवन का 35 वर्ष बिता लिया, हमने अपने जीवन के 18 वर्ष बिता लिए। हमने किए ना, सब काम किए। हमने घर के काम किए होंगे, परिवार के काम किए होंगे, शिक्षक का काम किया होगा, विद्यार्थी तो विद्यार्थी का काम किया होगा। उस समाज के लिए हमने क्या किया जो समाज हमें एक आशा की निगाहों से देख रही है। उस देश के लिए हमने क्या किया जिस देश को वास्तविक राष्ट्र और हिंदवी साम्राज्य की स्थापना करने के लिए शिवाजी ने अपने प्राणों के बलिदान दे दिया होगा। उस देश के लिए हमने क्या किया? ये सबोध जगाना है। ये देश हमारा है, हम इस देश के नागरिक हैं। हमारा जन्म इस देश के लिए हुआ है, इस देश के कुछ करेंगे, उसको करने के लिए बहुत से कष्ट मिलेंगे तो कष्ट को भी सहेंगे। इसीलिए तो कवि की पंक्तियां हैं, हम कंचन है कांच नहीं है, ले लो अग्नि परीक्षा, दुख की नहीं सुख की नहीं, दुख सहने की हमने ली है दीक्षा। यानी सुख की कामना हमारे भीतर आए, ये हमारी लालसा नहीं है। हम सुख लेंगे ये हमारी इच्छा नहीं है। हम तो उस देश से हैं जहां राजा शिवी का जो देश रहा हो। ईश्वर के भेष में एक पंछी आया और राजा के दरबार में कहा, राजन ये नरभक्षी जो बाघ है ये खाना चाहता है आपको। कौन सा पक्षी बोलते उसको? बाज। ये बाज खाना चाह रहा है हमें। राजन ने कहा तुम हमारी शरण में आ गए, सुरक्षित हो। बाज आया, बोला राजन एक पक्षी का जान बचा करके आप अपने काम तो कर सकते हो, लेकिन भूखे के निवाला छीन लेना ये कहां का न्याय है? तो राजा शिवी ने कहा कि निवाला भी नहीं छीनेंगे, ये जो पक्षी है इसका जितना मांस होगा उसके मांस का तौल बराबर हमारा मांस ले लो। अपना मांस काट के देना शुरू कर दिया। इतना ही नहीं, ईश्वर परीक्षा ले रहा था, तराजू पे पक्षी रखा गया, राजा शिवी ने अपने एक पैर को काट के रखा, फिर भी तराजू टस समस्या नहीं हुई। राजा ने अपने हाथ को काट के रखा, फिर भी तराजू टस समस्या नहीं हुई। ऐसे करते करते बाद में ऐसा आ गया, राजा ने कहा हमारे यहाँ सबकी सुरक्षा का प्रावधान है, हमारे यहाँ जो राजा की शरण में आ गया, शरणागत हो गया, उसकी रक्षा का प्रावधान है। इसलिए इस पक्षी के प्राण बचाने में अगर हमारे प्राण जाते हैं तो प्राण को दे देंगे। राजा स्वयं तराजू पर बैठ गए और कहा कि हमारे मन, ये वो देश था, ये वो देश है, वो देश है कि जहां रानी हांडी बाई जब विवाह होकर आया तो मुगलों का आतंक फैलना शुरू हुआ। राजा ने कहा कि रानी हम युद्ध लड़ने नहीं जाएंगे। रानी हांडी बाई ने कहा क्यों नहीं जाओगे?
तो हास्यास्पद बातें राजा ने कहा। राजा ने कहा कि रानी तुम इतनी खूबसूरत हो कि मुझे डर लगता है कि मैं तुमको छोड़ के युद्ध करने चला गया, कुछ भी घटनाएं हो सकती हैं। रानी हांडी बाई ने धिक्कार दिया अपने पति को और ये कहते हुए कहा कि अरे मूर्ख, तुम्हारे देश में जिसको तुम मां कहते हो उस देश में मुगलों का आतंक बढ़ रहा है, तुम राजभोग के लिए और पत्नी भोग के लिए कहते हो सुंदरता। अगर तुम्हें मेरी सुंदरता से प्रेम है, और कटार निकाला, रानी बाई ने अपने गर्दन को काट करके राजा के हाथ में दे दिया। बोला रे मूर्ख, अगर तुझे मेरी सुंदरता से प्रेम है तो ले जा मेरी सुंदरता को, लेकिन जाकर युद्ध लड़ो, मां भारती की रक्षा करो। यो देश है कि राजा हरिश्चंद्र के सपने में केवल आ गया कि हमने कुछ दान दे दिया है तो सब कुछ दान दे दिया। और ऐसा ही नहीं, जिसको कहते ड्यूटी को निभाना, ड्यूटी ऐसी निभाई, जब घाट पर पत्नी पुत्र राहुल को लेकर आते, कहती इसको रोहित को लेकर आते, कहती पहचानो तुम्हारा ये पुत्र है, तो कहता है अभी तो मैं दास हूं, यहाँ कर्मचारी हूं, मेरा पुत्र होगा तो घर की लोगा, ऑन ड्यूटी यहाँ पर मैं तो कर लेके रहूंगा। वहां पर उनकी राजा हरिश्चंद्र की पत्नी ने साड़ी फाड़ करके कर चुका दिया। ये वो देश था। ऐसे बहुत से घटना इस देश में है, लेकिन हम भूल गए। हम कहां फंसे रह गए? उन तमाम पार्टियों के चक्कर में जो कहीं भी खड़े होकर, मैं सर को भी कह रहा था, बता रहा था, जो कहीं भी खड़े होकर कुछ भी बोल देते हैं। आसान बात है, आसान बात है, आप मंच पर खड़े होकर बोल दीजिए बटेंगे तो कटेंगे। आसान बात है, आप मंच पर खड़े होकर बोल दीजिए कि पीडीए के लिए काम करेंगे। आसान बात है, आप YM समीकरण बना लीजिए। आसान बात है, आप भारत जोड़ो यात्रा निकाल लीजिए। लेकिन अगर भारत को समझना होगा तो समझना पड़ेगा, ये भारत सुभाष चंद्रशेखर और भगत सिंह के संघर्षों का भारत है, ये पहचानना पड़ेगा। भारत को अगर समझना होगा तो समझना होगा कि बाबा साहब के दिए गए संविधान का भारत है ये। भारत को अगर समझना होगा तो समझना होगा APJ अब्दुल कलाम के विज्ञान का भारत है ये। इतना ही नहीं, अगर आपको और भारत को समझना होगा तो आपको देखना होगा कि रानी अहिल्याबाई का धार्मिक कार्यों का भारत है। और भारत को समझना होगा तो आपको देखना होगा रानी लक्ष्मीबाई की वीरांगना क्रांतिकारी का पृष्ठभूमि का भारत है। और अगर आपको देखना होगा कि उस हेडगेवार का भारत है कि डॉक्टरों ने कह दिया साहब संघ की स्थापना तो कर लियो, लेकिन अब चल नहीं सकते हो क्योंकि आपके शरीर में बहता हुआ रक्त पानी हो चुका है। डॉक्टरों ने आराम करने को कह दिया, लेकिन डॉक्टर साहब ने कहा इस देश के लिए जीना है, इस देश के लिए मरना है। उन्होंने स्लोगन दिया, जिए राष्ट्रहित मरे राष्ट्रहित, तिल तिल कर गल जाना सीखे, संकट पथ अपनाना सीखे, संकट पथ अपनाना सीखे। नारा दिया और कहा कि अगर इस देश के लिए हमारा ये रक्त पानी बन जाता है तो स्वीकार है। यानी देशभक्ति ने अपने खून को जो पानी बना के रख दिया हो, ये उस हेडगेवार का भारत है। आप वीर सावरकर के बारे में मंचों पर खड़े होकर नकार सकते हैं, माफीनामा कहने वाला व्यक्ति बोल सकते हैं, JNU से पढ़ा लिखा हुआ आया व्यक्ति कहीं पे खड़ा होकर भारत तेरे टुकड़े होकर नारा लगा सकता है, ये सब आसान बात है। लेकिन वीर शिवा बन जाना, वीर भगत सिंह बन जाना, वीर सावरकर बन जाना, ये आसान नहीं है। आप सब कुछ कर सकते हैं। अभी हमने कहा ना, पीडीए का नारा दे सकते हैं, पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक। आप श्रवण और पीडीओ को लड़ा सकते हैं। कोई भगवा झंडा ओढ़ के आ सकता है, कोई नीला झंडा ओढ़ के आ सकता है, कोई लाल टोपी लगा के आ सकता है, सब कर सकते हैं। लेकिन आज से 70 वर्ष पहले माघ मेला में खड़ा होकर अगर किसी के अंदर कहने की क्षमता हो, हिंदुआ सोदरा सर्वे न हिंदू पतो भवे मम दीक्षा हिंदू रक्षा मम समानता, तो केवल गोलवरकर के हाथों में था। ये करना कठिन है, सब कुछ कह देना आसान है। देश को तोड़ने वाली बात,
लेकिन गोलवलकर होकर ये कह देना कि सभी हिंदू आपस में भाई बहन है, इस देश में रहने वाला प्रत्येक व्यक्ति भाई बहन है, कोई दलित नहीं हो सकता, कोई पिछड़ा नहीं हो सकता, कोई अल्पसंख्यक नहीं हो सकता। जिस देश को देश मानेगा, जो मां भारती को भारत मां भारती मानेगा, वो एक भाई है, सहोदर भाई है, एक मां के गर्भ से निकले हुए भाई है। ये कहना कठिन है, क्योंकि इसको कहेंगे तो क्या होगा पता है? इसको कहेंगे तो राजनीतिक समीकरण बिगड़ जाएंगी, इसको कहेंगे तो वोट बैंक बिगड़ जाएंगे, इसको कहेंगे तो शासन सत्ता में नहीं आ सकते, इसको कहेंगे देश का नौजवान भी तो देशभक्त बन जाएगा। इसलिए ये सब बातें नहीं करेंगे। इसलिए किसी के कहने और बहकावे में मत आइए। वास्तविक देशभक्ति क्या है, स्वबोध क्या, उसको पहचानिए। आज वास्तविक देशभक्ति समाज को जागृत करना है। मैंने प्रारंभ में कहा, उस समाज को जागृत करने में लग जाइए। उस समाज को जागृत करने की आवश्यकता अगर पड़ती है तो वीर शिवाजी के जीवनी को पढ़िए। उस समाज को जागृत करने में अगर आपको लगता है कोई और आवश्यकता है तो वीर सावरकर की जीवनी को पढ़िए। और अगर आपको लगता है कि इतना पीछे तो नहीं जा सकता, मैं कहता हूं किसी पार्टी के मेंबर को मत मानते हुए आप लोहिया जी के समाजवाद की विचारधारा को पढ़िए। मैं कहता हूं आप पंडित दीनदयाल उपाध्याय के एकात्म मानववाद को पढ़िए। आप किसी नेता के पुस्तकों को मत पढ़िए, आप वो पढ़िए जो वास्तविक भारत की परिभाषा है। और वास्तविक भारत की परिभाषा यही है, अनेकता में एकता। हम बटेंगे क्या? नहीं बट सकते हैं, न जाति के आधार पर, न धर्म के आधार पर, न भाषा, न भूषा, किसी आधार पर नहीं बटेंगे। और अगर अंदर अध्ययन करें आज की आवश्यकता क्यों है युवा पीढ़ी को इस सब बताने के लिए, तो मैं गारंटी के साथ कह रहा हूं कि नौजवान साथियों के बीच में जब मैं जाता हूं, कई अवसर मिलते हैं, जब उनके साथ मैं हॉस्टल लाइफ में कहीं भी बैठता हूं तो कहता हूं, ऐसे अनौपचारिक चर्चा में कह देता हूं कि जरा 10-15 महापुरुषों का नाम गिनाना। तो प्रारंभ करते हैं महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, सुभाष, भगत, 5-6 के बाद अटकना शुरू कर देते हैं। 5-6 नामों के बाद अटकना शुरू कर देंगे। इसलिए जगाने की आवश्यकता है, इसलिए बताने की आवश्यकता है कि आप पहचानो किस देश के हो। जब नौजवानों के बीच बैठता हूं, उससे कहता हूं 10-5 ऐसे पुस्तकों के नाम बताना जिस पुस्तक को पढ़ने के बाद वास्तविक भारत की आइडियोलॉजी क्या है, भारत की विचारधारा क्या है, भारत का मूल तत्व क्या है, वो समझ में आ जाए। तो एक भी पुस्तक के नाम निकल के नहीं आते। तब आवश्यकता पड़ती है जागृत करने की। जब नौजवानों के बीच में हम खड़े होकर कहते हैं, बताइए नई शिक्षा नीति में हमारा लाभ क्या है, हमारी हानि क्या है। जब कहते हैं जो बजट आया उस बजट पर बताइए आपको लाभ क्या, आपको हानि क्या है, उस पर नहीं बोलने के बजाय बल्कि वो लगाते हैं स्टेटस पर जो उनके नेता चाहते हैं। अगर उस पार्टी को मानने वाले लोग हैं तो वही 30 सेकंड का वीडियो क्लिप लगा देंगे, अगर मानने वाले नहीं है उसके विरोधाभास के 30 सेकंड का वीडियो क्लिप लगा देंगे। ये भारत की पहचान नहीं है। भारत की पहचान वसुधैव कुटुंबकम की है, जो बार बार मैं कह रहा हूं। इसलिए आप इन सब विषयों को जानिए, इन सब विषयों को समझिए। वास्तविक देश में चल क्या रहा है। आज देशभक्ति की बात करिए तो आप एक पार्टी के एजेंट हो जाएंगे, देश विरोधी की बात करिए तो आप चमचे हो जाएंगे। दुर्भाग्य है इस देश का। ये देश भारत कभी ऐसा नहीं था, इसलिए एक सुंदर देश बनाने की आवश्यकता है। इसलिए मैंने शिवाजी पर भाषण नहीं दिया, मैंने भाषण भी नहीं दिया, मैं निवेदन के रूप में यहां खड़ा हूं कि देश आपका अपना देश है। इस देश को अपना समझिए, इस देश के जो बन पर काम करिए। और नहीं करेंगे, फिर कह रहा हूं, नहीं करेंगे, केवल तो भाषणबाजी सोशल मीडिया रील्स के चक्कर में फंस जाएंगे। तो लिखित कह रहा हूं, आने वाला दिन दूर नहीं, जब अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा था दिन दूर नहीं, खंडित भारत को पुनः अखंड बनाएंगे। तो मैं कहता हूं अगर इसी परिस्थिति में फंस गए तो वो भी दिन दूर नहीं रहा, खंड खंड बट जाओगे, विखंडित हो जाओगे। कोई जोड़ने वाला नहीं मिलेगा, कोई समझाने वाला नहीं मिलेगा, कोई बताने वाला आपको नहीं मिलेगा। और मेरी मत मानिए, हम जैसे तो हजारों लोग पूरे देश में जाके प्रवचन बांट रहे, मेरी मत मानिए।
एक बार उस बंदा बैरागी के बारे में विचार कर लीजिएगा, उसके पुस्तकों को पढ़ लीजिएगा। कौन था बंदा बैरागी? कौन है वो बंदा बैरागी? जब मुगलों ने उसको पकड़ लिया और ये कह दिया कि धर्म परिवर्तन कर दोगे तो तुमको छोड़ देंगे, वो ध्यान से सुनना, वो कष्ट क्या रहा होगा, उस कष्ट का दर्द बोल रहा है ये व्यक्ति। मुगलों ने कहा धर्म परिवर्तन कर लोगे तो जान बच जाएगी, बख्श दिए जाओगे, और बहुत यातनाएं दिया, बहुत प्रताड़ित किया। बंदा बैरागी की मां उसके पास से कोई अल्लाह तुम्हारे प्राण बच जाएंगे, क्यों नहीं बदल लेता धर्म को? बंदा बैरागी ने रोती हुई मां के आंसुओं को पोंछा और कहा मां एक कारण हमको बता दो, अगर मैं धर्म परिवर्तन कर लूंगा तो मेरी मौत कभी नहीं होगी क्या? तो मां ने कहा ये कैसी पागलपंथी वाली बात है, मरना सभी को एक न एक दिन है। बंदा बैरागी का जवाब सुनेगा, वो वास्तविक भारत की परिभाषा थी। बंदा बैरागी ने कहा मां अगर मरना सभी को है तो क्यों ना मैं अपने धर्म में जीते जी मर जाऊं और आने वाले देश को बताऊं कितनी भी यातनाएं कष्ट मिले, लेकिन कभी धर्म और संस्कृति का समझौता मत करना, मत करना। और यातनाएं फिर इतनी नहीं रुकी, अंतिम की घटनाओं को जाके देखिए, पुस्तकों को पढ़िए, उनके बारे में जानकारी लीजिए। मुगलों के द्वारा उनको प्रताड़ित किया जा रहा था। ये लोहे के राड गरम गरम उनके शरीर को छल्ली कर रहे थे, दोनों हाथ से उनके आंखों को नोचे जा रहे थे। डॉक्टर प्रत्युष मिश्रा ने अपनी पुस्तक अभी 3 साल पहले वो जारी हुआ है, उन्होंने लिखा है कि जब उनकी आंख फूट गए गरम गरम लोहे से, हाथ की बेड़ियां काट दी गई, सारा शरीर का रक्त निकल गया, शरीर पर सफेदी आना प्रारंभ हो गया, और जब जमीन पर गिरते हैं बंदा बैरागी अपने दोनों हाथों से बहते हुए रक्त को लपेटते अपने माथे पर लगाते हैं। तो लोग कहते हैं बंदा मरते वक्त तो पागल हो गया है, अंधा हो गया, मरने की कगार पे है, मरने वाला है, फिर भी बहते हुए खून को लपेट रहा है। बंदा बैरागी कहता है पागल मैं नहीं हूं, मैं इस बहते हुए खून अपने सफेद हुए माथे पर इसलिए लगा रहा हूं कि कल भारत का नौजवान जब देखेगा तो कहेगा कि जब देश का देशभक्त मरता है तो उसके चेहरे पर सफेद नहीं बल्कि लालिमा होती है। उस लालिमा को दिखाने के लिए मैं लगा रहा हूं। ये वो भारत की परिभाषा है, ये वो भारत है। ये भारत गुरु गोविंद सिंह का रहा था। दोनों पुत्र को इस आधार पर चुनवा दिया गया, वही वाला मामला था मुगलों के द्वारा प्रताड़ित, चुगने का आदेश दे दिया। दोनों प्रसन्नता से जा रहे थे कि मैं भारतीय के लिए कम उम्र में मैं भारतीय के लिए प्राण को त्याग दे रहे हैं, अच्छी बात है। पिता ने कहकर भेजा था इसकी मातृभूमि तुम्हारी मां है और अपनी मां को अगर प्राण देने की आवश्यकता है दे देना। लेकिन जब वहां गए मुगलों के द्वारा उनको चुनवाया जाने लगा, दोनों भाई थे, एक छोटा एक बड़ा। छोटे भाई के मस्तक पे ईंट जल्दी आ गया, उसकी लंबाई छोटी थी। बड़ा भाई रोने लगा, आंखों में आंसू आ गए, फपक फपक कर रोने लगा। छोटे भाई ने कहा भैया रो रहे हो क्या? सोचिए कि गुरु गोविंद सिंह के दोनों पुत्र कैसे देशभक्त रहे होंगे। बड़ा भाई कह रहा है कि भैया रो रहे हो क्या? अरे पिताजी के सपने को भूल गए क्या? पिताजी के वचन को भूल गए क्या? पिताजी ने क्या कहा था कि देशभक्ति नगर में भारतीय प्राण मांगे प्राण दे देना है, और जब प्राण देने की बारी आई, जब प्राण जाने की बारी, रो रहे हो? तो बड़े भाई का जवाब था, वो वास्तविक भारत की परिभाषा थी। बड़े भाई ने कहा छोटे मैं इसलिए नहीं रो रहा हूं कि आज हमारा प्राण जा रहा है, मैं इसलिए रो रहा हूं कि तेरा जन्म मेरे जन्म के 3 साल बाद हुआ। तू इस धरती पर मेरे आने के 3 साल बाद आया, लेकिन मां भारती की सेवा के लिए जब प्राण त्यागने की बारी आई तो मुझसे पहले तू शहीद हो रहा है। ये देखकर मेरे आंखों में आंसू है। ये वास्तविक भारत की परिभाषा है, ये वास्तविक भारत की परिभाषा है। इसलिए शिवाजी की जयंती पर ये जानना आवश्यक है। मैं शिवाजी की जयंती पर उन पर निबंध लिखने भाषण देने नहीं आया हूं, मैं उनके स्व को जगाना चाहता हूं। वही स्व है किसको पहचाने हम किस भारत के। भगत सिंह की मां, जब मां कह रही हो कि बेटा विवाह कब करोगे, आस पड़ोस के लोग अब ताना देते हैं। एक नौजवान, आजकल ये नौजवान भी सुने, इस बात को समझे, जो रील्स इधर उधर भेजे जाते हैं ना, उस रील्स में कभी कभी ये भी आने चाहिए। आसान है नस काट के दिखा देना, आसान है सब कुछ कर लेना,
लेकिन भगत सिंह बनकर उस कम उम्र में मुस्कुराते हुए, मैं रील्स देख रहा था, एक आजकल न्यूज में भी चला, माँ बेटे आपस में रील्स बना रहे हैं, भाई बहन आपस में रील्स बना रहे हैं, कच्चा बादाम तरह तरह के हैं बन रहे हैं। ये सब करना आसान है, ये सब करना आसान है इस उम्र में, लेकिन इस उम्र में भगत सिंह बनकर अपनी माँ को ये कह देना, जब माँ विवाह का प्रस्ताव ला रही हो कि बेटा विवाह कर लो, और भगत सिंह मुस्कुराते हुए कह रहा हो, आजादी की दुल्हन मेरी कफन की चुनर ओढ़े, माँ मेरे भी घर आएगी, दिन रह गए बस थोड़े। ये आसान नहीं है, ये कठिन है। इसलिए सब कुछ करना, लेकिन एक बार ध्यान देना कि हम कौन थे। एक गीत है ना, क्या से क्या हो गए देखते देखते, तो पहचानो क्या से क्या हो गए देखते देखते। आज बहुत तर्क से हमारे संगठन में भी सब कई लोग गीत गाते हैं, यूनान मिस्त्रों मां मिट गई, जहां से कुछ बात है कि हंसती मिटती नहीं हमारी। और मैं कहता हूं, अरे मूर्खों, इसको गाने से पहले गीत का इतिहास तो जान लो किस बात के लिए गाया गया था, केवल गाए जा रहे हैं। इसलिए अपने आप को पहचान लो, केवल कर पुस्तकों का कीड़ा मत बन जाइएगा, केवल केवल नौकर करके नौकरशाही मत करेगा, केवल केवल मैं, मेरा परिवार, मेरे अपने लोग, मेरे माता पिता, मेरे भाई बहन, इनके लिए मत रहिएगा। मैं, मेरा देश, जिसको कहने के लिए महोपनिषद लिखा गया, और महोपनिषद के 71 नंबर श्लोक में लिखा गया, अयम जहां परोवेती गणना लघु चेत शामुदार चरिता नाम तो वसुधैव कुटुंबकम, ये पूरा विश्व हमारा परिवार है। उस परिवार के लिए तो कुछ करना है ना, करना है कि नहीं करना, करना है कि नहीं करना है, करना है। इसलिए ये विश्व मेरा परिवार, इस परिवार के लिए हम दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। शुद्ध सात्विक प्रेम अपने कार्य का आधार है। जिस भी कार्य को करेंगे प्रेम से करेंगे, किसी भी नेता नूती के चक्कर में नहीं फंसना है, किसी पार्टी के चक्कर में नहीं फंसना है, किसी के पीछे नहीं घूमना है। जो भी देश हित में होगा वो काम करेंगे, जो राष्ट्र हित में होगा उस काम को करेंगे। और कुछ कामना भी होगी, होगी क्या? कामना केवल एक होगी, परम वही वो भारत होगा, संग शक्ति का हो विस्तार, गूंज उठे भारत मां की जय जयकार। यही लालसा केवल होनी चाहिए, कोई कामना नहीं। ना तो हम काम है राजन, न स्वर्गम, न पुनर्भवम, काम है ताप्ता नाम प्राणी नाम अक्षरासनम। हमारी कोई कामना नहीं कि मैं राजा बन जाऊं, हमारी कोई कामना नहीं कि मेरा सिंहासन पा जाऊं। हमारी कामना केवल इतनी कि देश पर संकट आए, उस संकट को मैं दूर कर लूं। तो देश पर समस्या, उस समस्या के निदान के लिए मैं छोटा सा घटक बन जाऊं, वो गिलहरी की भूमिका में आ जाऊं। तो राजा रामचंद्र जी के उस संकट काल में पुल बनाते समय आई थी, उस घटक के रूप में आ जाऊं। इसलिए कोई उद्देश्य नहीं है अपना, कुछ चाह नहीं है अपना, उद्देश्य केवल इतना, समुन्नत भारत हो अपना, समुन्नत राष्ट्र हो अपना। इसके लिए जीना है, इसके लिए मरना है, इसी के लिए सारे काम को करना है। आज शिवाजी की जयंती पर उनके स्वबोध को जागृत करने का ये अवसर है। मैंने बताया जितनी बातें उसको स्वीकृत करने की आवश्यकता है, और इसको केवल तालियां और भाषण के लिए नहीं, अपने जीवन में चिंतन मंथन के लिए भी होना चाहिए। विचार किया करिए, जब विचार करेंगे तो विचार आएगा कि अन्य प्रदेशों में मदरसा बंद करवा देना, खुलवा देना, देश को तोड़ देना, बांट देना, खुदवा के कुछ निकाल देना, 90 के दशक में कुछ करवा देना, फलाना धमाका इत्यादि बातें हो सकता है। लेकिन इस देश में किसी को एपीजे अब्दुल कलाम बना देना, किसी को कबीर बना देना, किसी को रहीम बना देना, किसी को बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर बना देना, किसी को रानी लक्ष्मीबाई बना देना, किसी को रानी हांडीबाई बना देना, ये कठिन है। लेकिन इस कठिन और चुनौती हुई कार्य को हम स्वीकार करेंगे, इस मिथ्या को तोड़ेंगे और इस कठिनाई वाले काम को हम चुनेंगे। और आज संकल्प लेते हुए यहाँ से मुझे लगता है जाना चाहिए हम सबको कि देश विरोधी जो ताकतें कहीं भी होंगी, जेएनयू में अगर 4 साल पहले, 5 साल पहले किसी ने कहा होगा भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह, तो आज ये पीजी कॉलेज ये यहाँ से बोल कर जाएगा। और मैं बता भी सकता हूं उनको, कहीं भी जाऊं तो बता दूं कि जेएनयू में भारत तेरे टुकड़े होंगे नारे लग सकते हैं, लेकिन गोरखपुर का एक ऐसा महाविद्यालय है जहां के नौजवान साथी, जहां के भैया भगनी, जहां का छात्र, जहां का शिक्षक मां भारती को गाली नहीं, अभी तो मां भारती की आरती को गाता है। उस आरती को गाने के लिए अपने शब्दों का चयन कर लो। उस शब्द का चयन केवल एक है, भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय।
धन्यवाद। राजवर्धन जी, अभी आपने सुना इनका ओजस्वी व्याख्यान, और जिस शांति से, जिस तल्लीनता से हम लोग सुन रहे थे, ये अपने आप में प्रमाण है। इनकी बातें कहीं ना कहीं हम लोगों को अच्छी लगी और बीच बीच में आप लोगों ने उत्साहवर्धन भी किया। इन सब के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आज देशभक्ति के बारे में, देशभक्ति कैसी हो, शिवाजी के बारे में, उनके इतिहास के बारे में आपने जो बताया, मुझे ऐसा लगता है कि देशभक्ति हर व्यक्ति के अंदर होनी चाहिए। उसकी ईमानदारी होनी चाहिए, कर्तव्य के प्रति उसकी ईमानदारी होनी चाहिए। अपने जो आपके कर्तव्य हैं, जो आपके परिवार के प्रति कर्तव्य है, छात्र है तो उसका पढ़ने का कर्तव्य है, शिक्षक है तो उसका पढ़ाने का कर्तव्य है। समाज में जिस जिस स्तर पर जिसको जिसको जो जो जिम्मेदारियां मिली हैं, वो अपनी जिम्मेदारियों का ईमानदारी से निर्वहन करें और अपने आप में देशभक्ति परिलक्षित होगी। और उसका असर होगा जब आप अपनी जिम्मेदारी को पूर्ण करेंगे तो देश ऊपर जाएगा और देश विकास करेगा तो हम भी विकास करेंगे। और आज इस अवसर पर एक देशभक्त को हम नमन कर रहे हैं, छत्रपति शिवाजी महाराज, जिनकी जयंती हम मना रहे हैं। तो हम एक बार फिर प्रण करें कि हम अपने प्रति, अपने परिवार के प्रति और अपने राष्ट्र के प्रति हमेशा पूर्णतः ईमानदार रहें। अब मुख्य अतिथि का संबोधन हो चुका है। अध्यक्ष के रूप में माननीय प्राचार्य महोदय जी उपस्थित हैं। मैं चाहूंगा कि प्राचार्य महोदय जी अपना अध्यक्षीय भाषण से हम लोगों को अभिभूत करें। माननीय प्राचार्य महोदय। महंत अभयनाथ राजकीय महाविद्यालय जंगल कौड़िया के सभागार में उपस्थित हम सबके बीच आज के मुख्य वक्ता श्री राजवर्धन जी, राष्ट्रीय सेवा योजना ये दोनों इकाइयों के कार्यक्रम अधिकारी डॉक्टर दिग्विजय सिंह, डॉक्टर नीलिमा सिंह, महाविद्यालय के वरिष्ठ प्रोफेसर आर के श्रीवास्तव जी, प्रोफेसर जेपी सिंह, प्रोफेसर उमाशंकर प्रसाद, विभिन्न संकाय के हमारे विद्वान प्राध्यापक साथियों, महाविद्यालय के कर्मठ कर्मचारीगण, हमारे बीच उपस्थित संगठन से जुड़े श्री रंजीत जी, श्री अविनाश जी एवं इस महाविद्यालय के होनहार छात्र छात्राओं, सर्वप्रथम मैं आप सभी को छत्रपति शिवाजी महाराज की 395वें जयंती पर आप सभी को हार्दिक शुभकामना प्रेषित करता हूं। और छत्रपति शिवाजी महाराज के प्रति महाविद्यालय की ओर से श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं। यह कार्यक्रम अल्प सूचना पर आयोजित किया गया है। कल ही हमारे महाविद्यालय में राष्ट्रीय सेवा योजना के 7 दिवसीय शिविर का उद्घाटन हुआ। इस कार्यक्रम को हमने
राष्ट्रीय सेवा योजना से जोड़ने का प्रयास किया और हमारे दोनों कार्यक्रम अधिकारी इस मुहिम को सफल बनाए हैं। इसके लिए मैं महाविद्यालय के दोनों प्राध्यापकों का आभार प्रकट करता हूँ। आज के उद्बोधन श्री राजवर्धन जी का, इस पर उन्होंने जोर दिया कि मेरा कोई भाषण नहीं है, एक निवेदन है। निश्चित रूप से निवेदन ही था। महाविद्यालय परिवार ऐसे ओजस्वी निवेदन को जब सुनता है, देखता है, निश्चित रूप से उस पर एक सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ेगा। मंच पर आने से पहले जब हम राजवर्धन जी से बात कर रहे थे तो आप सबको जानकर हर्ष होगा कि राजवर्धन जी हमारे ही विश्वविद्यालय इलाहाबाद विश्वविद्यालय से पोस्ट ग्रेजुएट हैं, वो भी राजनीति विज्ञान और राजनीति विज्ञान में ही आप JRF भी हैं। हमने उनसे एक प्राचार्य के नाते निवेदन भी किया कि आप PhD भी कर लीजिए। हो सकता है आने वाले दिनों में हम ही लोगों के महाविद्यालयों में, विश्वविद्यालयों में हम सबको आपका योगदान मिले। तो आपने हंसते हुए कहा कि 2 वर्ष तक मैं अभी इस तरह की सेवा करना चाहता हूं, उसके पश्चात मैं अवश्य शोध कार्य में सम्मिलित होऊंगा और देश की सेवा उस रूप में भी मैं करना चाहता हूं। हमने बहुत लोगों से मिला है, देखा है, सुना है। आपका जो 10-15 मिनट मेरी बातचीत हुई है, इतना पुस्तकीय अध्ययन पर लोगों के लिए 10-15 मिनट की बातचीत में आप कम से कम 20 बार तो अवश्य कहे होंगे कि बच्चों को, हम सबको पुस्तक का अध्ययन करना चाहिए। जैसा कि हम लोग भी महाविद्यालयों में किसी भी कार्यक्रम के माध्यम से आपसे कहते हैं कि पुस्तकों का अध्ययन करिए। अगर आप पुस्तकों का अध्ययन नहीं करेंगे तो न तो अपने देश को जान पाएंगे, न अपने इस वीर सपूतों को जान पाएंगे। तो निश्चित रूप से आप लोग यहाँ से एक संकल्प लेकर के जाएं। हम अपने विषय से संबंधित पुस्तकों के साथ साथ उन पुस्तकों का भी अध्ययन करेंगे जो राष्ट्र निर्माण के लिए, वीर सपूतों के लिए लिखी गई हैं। निश्चित रूप से अभी लोगों से पूछा जाए तो पुस्तकों के बारे में आपको 4-6 पुस्तकों के अलावा अधिक ज्ञान नहीं होगा। हम लोग भी जब छोटी कक्षाओं में पढ़ते थे तो हमें जो पढ़ाया गया वही हमने पढ़ा। दुर्भाग्य से या सौभाग्य से हम लोगों ने अपना साइंस विज्ञान स्ट्रीम चुना, फिर उसी गणित, फिजिक्स, केमिस्ट्री में लग गए। कहीं न कहीं हमारे इतिहासकारों या तत्कालीन सरकारों का कमियां रही हैं जो हमें अपने इतिहास के बारे में पूर्ण रूप से सही जानकारी नहीं दी। रामायण का एक संदर्भ है, जामवंत जी हनुमान जी को उनकी शक्ति का याद दिलाते हैं। तब जाके हनुमान जी को बोध होता है कि हाँ, हमारे में शक्ति है, और वो समुद्र पार करने की सोचते हैं। ठीक उसी तरह इतिहास को भी जामवंत कहा जाता है। इतिहास हमेशा इस देश की, इस वीर सपूतों की शक्ति याद दिलाने के लिए जाना जाता है। कोई व्यवस्था रही होगी इतिहासकारों की जो सरकारों के दबाव में आकर के हमें सही इतिहास उस समय पढ़ने को नहीं मिला। आज सही समय है, ठीक समय है
जब हम सबको जो हम पढ़ना चाहते हैं वो पढ़ने के लिए हम स्वतंत्र हैं, हमारे इतिहासकार भी स्वतंत्र हैं। हमारा देश आप लोग जानते हैं, छोटे छोटे देशों या बड़े बड़े देश, उनकी जनसंख्या बहुत कम है। आप अमेरिका को ले लीजिए, ब्रिटेन को ले लीजिए, तो वहाँ हम लोग बात करते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, AI। क्या हमारे देश में भी इस तरह की चीज़ें हो सकती हैं? हो सकती हैं, लेकिन हम उसी पर टोटली डिपेंडेंट नहीं रह सकते। हमारे देश में ज़रूरत है HI की। HI हम जो बताना चाह रहे हैं, ह्यूमन इंटेलिजेंस। हमारे देश की जनसंख्या इतनी है जिसको हम ताकत के रूप में लेते हैं। तो ह्यूमन इंटेलिजेंस तभी होगा जब हम पढ़ेंगे। पढ़ने के लिए आपको प्लेटफॉर्म मिलते हैं। इतना सुंदर भव्य बड़ा महाविद्यालय इस परिक्षेत्र में नहीं है। हमारे महाविद्यालय में कोई भी ऐसी फैकल्टी नहीं है जो रिक्त हो। उसका लाभ आपको उठाना है। राष्ट्रीय सेवा योजना, सेवा का भाव, एक छात्र अपनी कक्षाएं लेकर के, कक्षाओं में उपस्थित होकर के इस देश की सेवा कर सकता है। अगर आप कक्षा में उपस्थित ही नहीं होंगे तो आप पढ़ेंगे कैसे, जानेंगे कैसे? और निश्चित रूप से जब आप कक्षा में उपस्थित होंगे तो उस महाविद्यालय का प्राध्यापक आपको पढ़ाने के लिए बाध्य होगा, और एक शिक्षक आपको पढ़ा करके राष्ट्र का सेवा कर सकता है। ज़्यादा समय हम नहीं लेंगे। इतना सुंदर, इतना ज्ञानवर्धक उद्बोधन हम भाषण अभी भी नहीं कहेंगे। निश्चित रूप में वो सार्थक, रचनात्मक और आपको ग्राह्य होना चाहिए। जिस तरह से राजवर्धन जी ने अपने निवेदन में आप लोगों से शिवाजी, छत्रपति शिवाजी महाराज के माध्यम से अपनी बातों को रखा है कि देश में क्या हो रहा है, क्या होना चाहिए। आपका भी जोर है, मेरा भी हमेशा मानना है कि आप पुस्तकों का अध्ययन हमेशा करें। एक बार तो हमें लग रहा था कि स्वामी विवेकानंद राजवर्धन जी के रूप में यहाँ भाषण या उद्बोधन दे रहे हैं। अपने सेवा काल में हमने बहुत लोगों को सुना है, लेकिन राजवर्धन जी का जो उद्बोधन था निश्चित रूप से हम सभी को प्रभावित किया है। इसके लिए मैं एक बार राजवर्धन जी का महाविद्यालय परिवार की तरफ से पुनः आभार प्रकट करता हूँ। और इस कार्यक्रम में जो भी कमियाँ रही होंगी वो हम मानते हैं को मेरी कमी होगी, मेरा निर्देशन में कुछ कमी होगा, समय का अभाव होगा। सबसे बड़ी चिंता हमको थी बिजली विभाग की, अगर लाइट कट जाएगी तो कार्यक्रम बाधित होगा। तो ईश्वर को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ, बिजली विभाग को धन्यवाद देना चाहता हूँ। इस अवधि में लाइट नहीं कटी, हमारा जनरेटर कुछ बाधित है इस समय। इसके लिए बिजली विभाग का भी बहुत बहुत आभार। और मेरे छात्रों ने जितना संयम से, अनुशासित रूप से इस कार्यक्रम को सुना है, निश्चित रूप से इसको अपने जीवन में उतारने का प्रयास करेंगे हमारे प्रिय छात्र छात्राएं। और मैं चाहूँगा कि राजवर्धन जी जब तक गोरखपुर में हैं, अपने इस उद्बोधन से इस महाविद्यालय की सेवा करते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। धन्यवाद प्राचार्य महोदय। जैसा कि सब लोग जानते ही हैं कि दिनांक 18 फरवरी से 24 फरवरी तक राष्ट्रीय सेवा योजना का विशेष शिविर प्राथमिक विद्यालय खरपुरवा में आयोजित है। आज विशेष रूप से इस जयंती के लिए प्राचार्य जी का आदेश था कि कार्यक्रम एक यहाँ राष्ट्रीय सेवा योजना के माध्यम से कराया जाए, जिसमें आशानुरूप हम लोगों को सफलता भी प्राप्त हुई। बच्चों ने बहुत ध्यान से श्री राजवर्धन जी को सुना
और मुझे लगता है कि इससे लाभान्वित भी हुए होंगे निश्चय। एक सूचना और देनी थी कि जो एक तरीका है हम लोग के राष्ट्रीय सेवा योजना में कि 2 बजे हम शैक्षणिक सत्र चलाते हैं, तो आज इस कार्यक्रम के बाद राष्ट्रीय सेवा योजना ये शिविरार्थी और विशेषकर छात्राएं वो नहीं जाएंगी। 2 बजे से साइबर क्राइम पे पुलिस विभाग से कुछ लोग आएंगे और आपको साइबर क्राइम के बारे में जानकारी देंगे। यह केवल छात्राओं का कार्यक्रम होगा, उनसे आप अपनी बात कह सकते हैं। अगर आपके मन में कहीं भी कोई दुविधा है तो उसका समाधान करेंगे, या जो जानकारी टेक्नोलॉजी या पुलिस विभाग के माध्यम से जो चीज़ों के सामने आती हैं, जो समस्याएं आती हैं, जो कुछ उनको पता होगा वो आपको बताएंगे। तो छात्राओं को एक बार मैं कहना चाहता हूँ कि आप लोग इस कार्यक्रम के पश्चात इस परिसर को छोड़ेंगे नहीं, यहीं रहेंगे। दूसरा कार्यक्रम भी हम लोग यहाँ संपादित करेंगे। अब प्राचार्य महोदय के उद्बोधन के पश्चात ये मान लिया जाता है कि अध्यक्षीय भाषण के बाद कार्यक्रम समापन हो जाता है, लेकिन एक परंपरा है कि धन्यवाद ज्ञापन की। तो मैं महाविद्यालय के वाणिज्य संकाय के प्रभारी डॉक्टर संतोष कुमार राय जी को यहाँ आमंत्रित करना चाहता हूँ कि वो आवे और धन्यवाद ज्ञापन करें। संतोष जी। धन्यवाद कार्यक्रम अधिकारी डॉक्टर दिग्विजय सर। जितनी शार्ट नोटिस में ये कार्यक्रम प्राचार्य जी ने बताया कि यहाँ आयोजित हो रहा है, उससे भी कम शार्ट नोटिस में आभार ज्ञापन के लिए हमको बुलाया गया है। इसके लिए मैं डॉक्टर दिग्विजय सर को धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ सर्वप्रथम। और चूंकि आभार ज्ञापन का काम सबसे लास्ट में होता है, सबकी उत्सुकता होती है कि यहाँ से विदा लें, इसलिए संक्षिप्त शब्दों में आभार ज्ञापित करके अपनी वाणी को विराम देना चाहता हूँ। सर्वप्रथम हम पूरे इस सभागार में जो हम सभी उपस्थित हुए हैं, जिसके उपलक्ष्य में छत्रपति शिवाजी महाराज की जयंती 19 फरवरी 2025 आज के दिन हम इस सभागार में इस जयंती को मनाने के लिए इस 4 वर्ष के मेरे कार्यकाल में पहली बार ये कार्यक्रम आयोजित हो रहा है। इसके लिए मैं प्राचार्य को धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता हूँ। जयंती के लिए सभागार में हम सभी लोगों को निर्देशित किए हैं, इसलिए मैं आप सभी की तरफ से प्राचार्य को हृदय से धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। मेरे प्रिय छात्रों, वीर शिवाजी के लिए घोषण की एक कविता हम लोग पाठ करते थे, उसकी 4 लाइनों में मैं अपनी तरफ से इस उपलक्ष्य में पढ़ना चाहता हूँ। साहित्य तुरंग वीर रंग में तुरंग सही, सर्जा शिवाजी जन जीतन चलत है, भूषण भनक नाद विनद नगारन के, नदी नद मद गैवरन के रलत है। ऐसे हमारे वीर शिवाजी जब चलते थे तो मुगलों के या संस्कृति के दुश्मनों के हृदय कांप जाते थे। ऐसे हमारे पूर्वजों में कुछ ऐसे ध्वजवाहक रहे हैं जिन्होंने हमारी संस्कृति को आज तक अक्षुण्ण बनाए रखा है। ऐसे ध्वजवाहक के रूप में छत्रपति शिवाजी महाराज के प्रति अपना कृतज्ञता ज्ञापित करने हेतु आज के मुख्य वक्ता श्री राजवर्धन जी ने जो स्वबोध पे अपना वक्तव्य दिया, वो हम सब लोगों के लिए काफी प्रेरणादायी रहा है और ज्ञानवर्धक रहा है। हमें लगता है कि किसी बताए हुए के सिद्धांत पे न चल के हम अपने स्वतः के अनुभव से सीखें कि राष्ट्रभक्ति क्या है, संस्कृति के प्रति हमारा जुड़ाव क्या है, और जो हम उससे अनुभव करें उसी को लेके आगे बढ़ें, न कि किसी नेता के बताए हुए पे चलें। इस प्रकार के उद्बोधन द्वारा वीर शिवाजी के कृत्यों पर प्रकाश डालते हुए जिंजाबाई के वक्तव्यों के द्वारा और तमाम विद्वानों के उद्धरणों के द्वारा हमारे ज्ञानवर्धन करने के लिए मैं मुख्य वक्ता श्री राजवर्धन जी का आप सभी की तरफ से हृदय से आभार ज्ञापित करता हूँ। इसके अतिरिक्त राष्ट्रीय सेवा योजना जिसके तत्वाधान में कार्यक्रम आयोजित हो रहा है, अभी तक कोई भी इतना ओजस्वी वक्तव्य इस सभागार में नहीं हुआ था जितना ओजस्वी वक्तव्य श्री राजवर्धन जी ने दिया। इसके लिए मैं राष्ट्रीय सेवा योजना को भी हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। और सबसे अंत
इस सभागार में बैठे हुए हम अपने सभी अग्रज और अनुज स्वधर्मी अर्थात शिक्षक बंधुओं और अपने प्रिय छात्र छात्राओं का भी आभार ज्ञापित करता हूं, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों का भी आभार ज्ञापित करता हूं और अपनी वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद। धन्यवाद संतोष जी। अब मैं प्राचार्य महोदय से निवेदन करूंगा मुख्य अतिथि के साथ इसमें जो जलपान की व्यवस्था प्राचार्य कक्ष में की गई है उपाध्याय जी आप सबका अनुरोध है कि वहाँ प्रयोग करें। अतिथि हमारे लिए बहुत विशेष होता है और जब अतिथि आता है तो हम उसके लिए विशेष रूप से कुछ इंतजाम करते हैं, उनका स्वागत करते हैं। इसी क्रम में मैं प्राचार्य महोदय से निवेदन करूंगा कि आज इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि श्री राजवर्धन जी का अलंकरण प्राचार्य जी के द्वारा हो। आप द्वारा स्मृति चिन्ह, बुके और मुख्य अतिथि जी का माल्यार्पण प्राचार्य जी द्वारा संपादित हो रहा है। आपसे निवेदन है कृपया कर्तव्य से स्वागत करते रहे। बैज भी मुख्य अतिथि महोदय को लगाया जाएगा। कार्यक्रम राष्ट्रीय सेवा योजना का है तो प्रतीक के रूप में राष्ट्रीय सेवा योजना की तरफ से एक स्मृति चिन्ह मुख्य अतिथि महोदय को प्राचार्य जी द्वारा प्रदान किया जा रहा है। धन्यवाद प्राचार्य महोदय। आगे के क्रम में हमारे बीच रमण शुक्ला जी उपस्थित हैं, जो प्रांत मीडिया सह संयोजक हैं। उनसे मैं निवेदन करूंगा कृपया मंच पर आवें और इस कार्यक्रम के रूप में हमको बतावें और हम लोगों को ज्ञानार्जित करें। रमण शुक्ला जी। महंत अवैधनाथ राजकीय महाविद्यालय जंगल कौड़िया गोरखपुर उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय सेवा योजना द्वारा एक संगोष्ठी जो छत्रपति शिवाजी महाराज की जयंती पर कराई जा रही है में हम छत्रपति शिवाजी महाराज के बारे में जानने के लिए, उनसे कुछ प्रेरणा लेने के लिए इस जयंती को मना रहे हैं। तो जब हम छत्रपति शिवाजी महाराज के बारे में सोचते भी हैं, स्मरण करते हैं, तो हमें यह सर्वप्रथम याद पड़ता है कि उन्होंने मुगलों को किस प्रकार पराजित किया, उन्हें किस तरह नाकों के द्वारा जो कहते हैं ना कि चने चबवा दिए, उनके रोंगटे खड़े हो जाते थे छत्रपति शिवाजी महाराज का नाम लेते ही। छत्रपति शिवाजी महाराज की एक भूमिका थी, एक उनका एक आदर्श था और एक उनका एक स्वप्न था हिंदवी स्वराज का। तो जब भी हम हिंदवी स्वराज के बारे में सोचते हैं, उसका स्मरण करते हैं, उसके बारे में कल्पना करते हैं, तो हिंदू क्या है, हिंदवी स्वराज क्या है, अथवा छत्रपति शिवाजी महाराज जिस संस्कृति से आते थे उस संस्कृति में हिंदवी स्वराज होने का अर्थ क्या है, इसके बारे में जानना हमारा परम कर्तव्य हो जाता है। क्योंकि छत्रपति शिवाजी महाराज हमारे लिए एक रोल मॉडल है।
छत्रपति शिवाजी महाराज के बारे में जान रहे हैं, जब हम छत्रपति शिवाजी महाराज के हिंदवी स्वराज के बारे में, हिंदवी स्वराज की अवधारणा के बारे में बात करते हैं, तो हमें पता चलता है कि छत्रपति शिवाजी महाराज की हिंदवी स्वराज की जो अवधारणा थी, वह अवधारणा संपूर्ण सनातन संस्कृति को, संपूर्ण भारतीय संस्कृति को प्रदर्शित करती थी। संपूर्ण भारतीय संस्कृति क्या है? सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। सनातन संस्कृति जिससे छत्रपति शिवाजी महाराज अपने आप को, छत्रपति शिवाजी महाराज जिससे जुड़े हुए थे, जिसके संतान थे छत्रपति शिवाजी महाराज, तो सर्वे भवन्तु सुखिनः, जो सभी के सुखी होने की कामना करती हो, सर्वे सन्तु निरामया, जो सभी के निरोगी होने की कामना करती हो, वो है सनातन संस्कृति। सर्व बंधुत्व की, विश्व बंधुत्व की भावना है सनातन संस्कृति। और इसी सनातन संस्कृति की अवधारणा लेकर के छत्रपति शिवाजी महाराज चलते थे। किंतु जब कोई आक्रमणकारी, कोई बाह्य आक्रांता आप पर आए, आपकी संस्कृति को, आपके समाज को मिटाने का प्रयास करे, उसे निर्मूल करने का प्रयास करे, तो अहिंसा परमो धर्म, धर्म अहिंसा तथा इच्छा भी होता है। अहिंसा परमो धर्म से काम नहीं चलता। यदि ऐसा होता, यदि अहिंसा ही परम धर्म होता, तो भगवान श्री कृष्ण, हम गीता पढ़ते हैं ना, गीता का पहला ही श्लोक आता है, उसमें धृतराष्ट्र होते हैं, धृतराष्ट्र और संजय के बीच संवाद होता रहता है। उस संवाद में सर्वप्रथम पहला ही श्लोक हमें देखने को मिलता है, पहला ही मंत्र हमें देखने को मिलता है, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे संवेता युयुत्सव माम का पांडवश्चैव किम कुर्वत संजय। अब हमें ये ध्यान देने की बात है, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे, कुरुक्षेत्र में तो लड़ाई हुई थी, कुरुक्षेत्र में तो युद्ध हुआ था। तो यदि अहिंसा ही परम धर्म है, तो धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र कैसे हो गया? कुरुक्षेत्र धर्म क्षेत्र कैसे हो गया? तो हमें यह एक विचारधारा छोड़नी पड़ेगी, या हमें एक विचारधारा लानी पड़ेगी कि जहां गलत हो रहा है, जहां धर्म की हानि होगी, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। यही है ना? तो धर्म क्षेत्र, कुरुक्षेत्र को धर्म क्षेत्र इसीलिए कहा गया क्योंकि वहां धर्म की रक्षा के लिए कार्य हो रहा था। हमारे छत्रपति शिवाजी महाराज ने भी यही कार्य किया, धर्म की रक्षा की। ये बाह्य आक्रांता जो थे, औरंगजेब जो थे, अन्य भी जो बहुत सारे, उस समय छत्रपति शिवाजी महाराज के समय में औरंगजेब का ही शासन था। अब जब भी हम ये सोचते हैं, उस समय उस काल के बारे में सोचते हैं, तो हमें पता तो चलता है ना, औरंगजेब की क्रूरता के बारे में हम सभी को पता है। औरंगजेब कितना क्रूर था, उसने कितनी धृष्टता की है इस सनातन संस्कृति के साथ और संपूर्ण भारतीय संस्कृति के साथ। तो हमें उसके नाश, अब जब हम छत्रपति शिवाजी महाराज के बारे में बात कर रहे हैं, तो हमें ये भी समझ में आता है, हम ये भी जानते हैं कि उन्होंने किस तरह से मुगलों को, जिन्होंने इस संस्कृति को मिटाने का प्रयास किया, उसके विरुद्ध युद्ध लड़ा, उसे समाप्त करने का प्रयास किया। जहां एक तरफ मुगल अंपायर बन रहा था, वहां उन्होंने अपने साम्राज्य, जिसे हिंदवी साम्राज्य का नाम दिया, उसे स्थापित करने का प्रयास किया। और इसमें भूमिका यदि हम देखें तो कहीं ना कहीं हमारे इतिहास की ही तो रही। महाभारत क्या है, रामायण क्या है, यह हमारे इतिहास ही तो है ना। हम इन्हीं से तो सीखते हैं, यही तो हमारी मॉरल वैल्यू बनाते हैं। अब जब भी हम इस बारे में सोचते हैं
तो हमें उसके पीछे एकता दिखाई देती है। इतना बड़ा साम्राज्य जब स्थापित होता है, हिंदवी स्वराज के स्थापित करने का प्रयास किया जाता है, तो उसके पीछे एकता काम करती है। अभी एक मूवी आई है छावा, बहुत लोगों ने देखा भी होगा उसे। उसमें हम जो मुगल अंपायर का जिस तरह से उन्होंने सामना किया है, आवश्यक नहीं है हर समय जीत ही मिली, किंतु हमें लड़ना तो है ना, हमें लड़ना तो होगा ना। लड़ना आवश्यक है, आवश्यक नहीं है हमेशा जीत मिले, किंतु यदि छत्रपति शिवाजी महाराज यह सोचे होते कि अरे यार इतना बड़ा साम्राज्य है, इसे कैसे समाप्त किया जाएगा, 19 वर्ष की अवस्था में उन्होंने साम्राज्य स्थापित करना शुरू कर दिया था, साम्राज्य बनाना शुरू कर दिया था। तो यदि अभी हम भी युवा हैं, हम भी उस बारे में सोच सकते हैं। साम्राज्य बनाने की बात नहीं है, आज भारत स्वतंत्र है, किंतु इसे उत्थान की ओर कैसे ले जाना है, किंतु इसे प्रगति की ओर कैसे ले जाना है, ये सोचना हमारा कर्तव्य है। छत्रपति शिवाजी महाराज हो, विवेकानंद हो, महाराणा प्रताप हो, जो भी महान विभूतियां हुई हैं, उनसे हमें यही तो प्रेरणा मिली है। धन्यवाद। धन्यवाद शुक्ला जी। आज इस कार्यक्रम में हमारे बीच रंजीत जी उपस्थित हैं, जो जिला संगठन मंत्री हैं, और अविनाश जी उपस्थित हैं, जो जुड़े हैं संघ से। हम चाहते हैं कि हमारे राष्ट्रीय सेवा योजना के स्वयंसेवकों द्वारा आपका बैज अलंकरण किया जाए। इसके लिए दीपू और अभी प्रभाकर को मैं बुला रहा हूं। आप इन विशेष अतिथियों का बैज लगाकर सम्मान करें। अब इस कार्यक्रम में जिसको हम सुनना चाहते हैं, जो आज हमारे बीच मुख्य वक्ता के रूप में उपस्थित हैं, और इंतजार हम लोग नहीं करेंगे। हम चाहेंगे कि इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि श्री राजवर्धन जी अब इस कार्यक्रम को संबोधित करें और इस कार्यक्रम की महत्ता, उपयोगिता और अन्य सभी बिंदुओं पर प्रकाश डालते हुए हमारे बच्चों को लाभान्वित करें। राजवर्धन जी। टाइम से धमकी देना कि मुझसे तुम मिलने आओ या मुझे पैसा दो, नहीं तुम्हारा वीडियो जो फोटो है फेसबुक पे डाल देंगे, ठीक है, बदनाम करने की कोशिश। तो बच्चियां जो होती हैं वो डर जाती हैं, वो बताती नहीं है। तो आप लोग डरिए ना, आप लोग बताइए, अपने माँ बाप को बताइए, नहीं बता पाते हैं थाने पे आइए, अपने विद्यालय में बताइए, अपने टीचर से बताइए। यदि वहाँ भी नहीं होता तो उसके लिए एक नंबर है, साइबर वाला जो नंबर है 19 और 30, इस पे आप शिकायत कर सकती हैं। अगर आपका मन है तो आप मोबाइल से कीजिए ऑनलाइन। यदि आपको उससे नहीं कुछ मिला है तो आप जाइए ऑफिस में, साइबर अपराध ऑफिस है गोरखपुर, वहाँ जा सकते हैं। नहीं तो आप पीपीगंज थाने पे आइए, वहाँ भी आप आएंगे तो वहाँ भी आपकी बातें सुनी जाएगी, आपका जो भी हो पाएगा वो आपका हेल्प किया जाएगा। एक ये चीज हो गया। एक आता है आपके अननोन नंबर से फोन आएगा, ठीक है, जैसे आप मान लीजिए मोबाइल पे आपको वीडियो कॉल फोन आएगा, वीडियो कॉल आपको फोन आता है तो उसमें आप फोन उठाएंगी, आप बात करेंगे। जहाँ से बात है कि आप किसी का भी फोन अधिक से अधिक ये होता है, आप ये चीज ध्यान दीजिए कि आप अगर फोन उठाती हैं तो, क्योंकि आज के जितने भी अकाउंट है सब आधार कार्ड से, मोबाइल से, यही सबसे लिंक है, ठीक है।
तो आप सोचेंगे कि हाँ हम तो बैंक में लोन लेने गए थे होगा, या फिर और पैसा जो भी होगा वो अपराधी जो है आपका हैक कर लेगा, ले लेगा। ठीक है, एक चीज हो गया। और पता है, बहुत अच्छी बात है कि मिशन शक्ति तो काफी दिन से चला है, सबको पता है। ये जो साइबर है इसके बारे में भी आप लोग जानिए। हम ज्यादा मोबाइल या जो यूट्यूब नहीं, मोबाइल से जो गूगल से होता है, आप लोग सर्च करेंगे सबको पता चल जाएगा। इसलिए जो भी चीज मोबाइल से है वो चीज हम नहीं बताएंगे, क्योंकि जो हम बताएंगे मोबाइल या गूगल से देख के वो सबके पास मोबाइल है, सब लोग देख लेंगे। बस हम वो चीज बताना चाहते हैं जो मोबाइल में ना मिल पाए, हमें नहीं पता होता है, वो चीज घटना हो जाता है। इसलिए मैं मोबाइल वाला कुछ नहीं बता रही, जो भी घटित हुआ है, जो मेरे जानते में हुआ है, वो चीज हमने आपको बताया है। ठीक है, एक और होता है कि मैं भी ध्यान नहीं दी, हमने ठीक हमने भैया अभी मैं बहुत बिजी हूँ, 10 मिनट में हम आपको दे दूंगी, लेकिन हमारी ड्यूटी ऐसी जगह लगी थी कि वहाँ नेटवर्क नहीं था। तो हमने कहा ठीक है, हमने 2-3 बार ट्राई भी किया पैसा भेजने के लिए, लेकिन हमारी किस्मत अच्छी थी कि वो पैसा गया नहीं नेटवर्क की वजह से। और हमारा पैसा भी उसी टाइम आया भी था अकाउंट में। हमने कहा अरे भाई 40,000 भाई ज्यादा आ गया, लो दे ही देते हैं उसको। और हमारा किस्मत अच्छा था कि नेटवर्क था नहीं, पैसा गया नहीं। जब कम से कम आधा घंटा जब बाद हमें टाइम मिला, हम बाहर निकले, अपने पिता को फोन कर पूछे कि पापा पैसा भेजेगा, वो बोले रही हम पैसा नहीं भेजे। हमने कहा अब ये क्या हुआ, मतलब मैं 10 मिनट बैठे रही कि बताओ हमारे साथ जो कि हमारे उस पे आईडी पे यूपी पुलिस लिखा है, मतलब उसको इतना भी डर नहीं है कि मतलब यूपी पुलिस लिखा है। फिर हमने उसको फोन किया, हमने कहा कहाँ फोन मिलाए हो, तो कहा कि अरे आप पैसा नहीं भेजी। हमने तुम आओ, तुम्हें पैसा देंगे, आओ तुम। फिर वो दोबारा मतलब उसको इतना हम बोले, हमने कहाँ फोन मिलाए हो, तो कहा कि कहाँ मिला है। हमने आओ थाने तुम्हें बताते हैं। वो मोबाइल बंद कर लिया, तो आज तक फोन नहीं आया। हम कई बार ट्राई किए। तो सोचो जब मैं बन सकती हूँ पागल, तो मतलब क्या बताएं। इसलिए हमेशा ये कहते हैं जो भी चीज बताए हैं सब मैं जानते हुए जो मेरे साथ हुआ है वो चीज बताए हैं। तो आप लोग इस चीज के लिए ज्यादा ध्यान दीजिए, ठीक है। बाकी किसी को कुछ पूछना हो तो मुझे बताएं। अब सबसे अच्छा इस टाइम सेफ्टी तो यही है कि अपने साथ में चाकू लेके घूमो, ज्यादा अच्छा है। जहाँ कोई बोले अपना आराम से घुसा दो, जो होगा देखा जाएगा। हाँ भाई, उसमें भी बचाव हमारी है कि अगर जायज बात है हम तो यही बयान देंगे कि हाँ अगर हम नहीं हमला करते तो सामने वाला कुछ मार देता, तो इससे अच्छा कि हम खुद बच जाए। हाँ तो ये चीज ज्यादा अच्छा है। हाँ ये चीज ज्यादा अच्छा है, तो मार के फिर सीधे थाने में आ जाओ। भाई हमने किया है तो किया है। हाँ बताइए। देखिए इसमें जो भी आप जो बोल रहे हैं ना, वही साइबर अपराध के बारे में ना, कि हाँ कोई आपके साथ ऑनलाइन ठगी करता है तो आप कैसे उसको आप थाने पे लेके आएंगे या कैसे उसको गिरफ्तार होगा ना, ये बात ना। तो इसमें यही चीज है ना। ये पता नहीं चलता कि कौन है, कोई नहीं जान पाता। बस ये चीज हो सकता है कि अगर मान लीजिए हमारे साथ वो चीज हो रहा है, जैसे मुझे कोई डिस्टर्ब कर रहा है या मुझे कोई धमकी दे रहा है, तो यदि हम शिकायत करते हैं तो एक चीज हो सकता है कि वो धमकी देना बंद कर देगा, तो मुझे छोड़ के किसी और को टारगेट करेगा। बस इतना हो सकता है। फायदा बहुत कम ही होता है जो गिरफ्तार हो जाए, क्योंकि उसका कोई नाम पता होता नहीं। वो आए दिन सिम बदलता रहता है, आए दिन अपना नाम पता बदलता रहता है, कैसे हम जान पाएंगे, कोई भी नहीं जान पाता। और जानते सबसे ज्यादा इस टाइम ये भी चीज हो रहा है कि जैसे मान लीजिए हमारा नाम, हमारा फोटो, हमारा आईडी बना के सामने वाला बंदा कोई भी होता है, वो किसी का भी आईडी पा जाएगा, किसी का भी नाम पा जाएगा, वो उसी के नाम से ब्लैकमेल करने लगेगा। उसका कोई भी नाम पता नहीं होता, ना उसका कोई स्थान होता है, ना वो कुछ भी नहीं। उसका तो आईडी हमें लगता है 50 सिम बदलता होगा, तो ऐसे कैसे किसी को। हाँ ये चीज है कि इससे यही फायदा होता है कि आपको वो बंद कर देगा फोन करना। और एक और चीज बता रही हूँ आप लोग को, ये जो महिला मिशन शक्ति चल रहा था, काफी दिन से चल रहा था, उसमें काफी जो नंबर है उस नंबर पे कभी भी आपको समस्या, जैसे मैम बताएं कि हाँ यदि हमारे बच्चों को कुछ होता है समस्या, तो आप तुरंत किस पे आप कैसे आप करेंगे। तो आत्मरक्षा के लिए आप कुछ भी, जैसे मान लीजिए अभी बताए हैं कि आप चाकू के, हंसने वाली बात नहीं है, सच बताए, आप चाकू लेके घूमिए, कोई दिक्कत नहीं है। जहाँ मुझे लगेगा कि हाँ मेरे साथ हो रहा है तो हम तो भैया अपना सुरक्षा तो करेंगे, इतना आप कर सकते हो।
दूसरी बात ये है कि यदि आपको कोई ज्यादा परेशान करता है, आपके विद्यालय के बच्चे हों, बाहर के हों, आने जाने के हो, तो आप सबसे ज्यादा आप ये कीजिए कि 1090 पे फोन कीजिए। 1090 पे काम भी होता है। काफी कुछ लोग अगर किए होंगे तो उनको पता होगा कि काम होता है। 1090 पे आप कॉल करेंगे तो हमारे थाने से ही कोई ना कोई आएगा, वो उस पे काम बहुत जल्दी होता है, ये हम बता सकते हैं क्योंकि हुआ है। ठीक है, और ये जो 1090 है ना, ये थाने पे तो आएगा ही, सीधे लखनऊ जाता है ऑफिस में, हेडक्वार्टर पे। तो आपकी जो भी समस्या होगी उसका समाधान होता है। तो विभिन्न ये तो आपको पता होगा पहले से, बस मुझे साइबर के बारे में बताना था। और इसका नंबर जो है आप इस पे जो करते हैं 19 और 30 है। ठीक है, 19 और 30 इस पे आपको साइबर से लेकर कुछ भी होता है आप इस पे दर्ज करवा सकते हैं। बाकी जैसे जो और ये बताए हैं मोबाइल वाला, बस मुझे मेन चीज आपको यही बताना था कि जो फोटो वोटो वाला चीज होता है ना, ये बच्चियों को ज्यादा लोग डिस्टर्ब करते हैं। तो इसके लिए आपको ज्यादा यही चीज हम कहेंगे कि आप अगर फोटो वोटो डालते हैं तो उसका थोड़ा सावधानी कीजिए। हाँ, और तो बाकी जो पैसा वैसा पैसा आएगा जाएगा वो चीज समझ में आता है, लेकिन जो फोटो वीडियो ये सब चीज होता है इस पे ज्यादा बच्चियां डिस्टर्ब होती हैं। और सबसे ज्यादा ये चीज बता दें कि अगर किसी के साथ होता है तो आप डरो मत, आप अपने टीचर को बताइए या अपने माँ बाप को या फिर थाने पे आइए। ठीक है, अगर किसी को कोई भी समस्या होता है, मान लीजिए आप लोग 50 लोग हैं, अगर 50 लोग बताएंगे 50 को तो 500 को पता चलेगा। एक बच्ची 10 को बताएंगे तो 500 को पता चलेगा। तो आप ये चीज जान लीजिए कि अगर आपके साथ ये सब चीज होता है तो आप डरना नहीं है कि हाँ वो बता दिया कि हाँ आपका वीडियो मेरे पास है, आप मुझसे मिलने आओ या पैसा दो तो हम ये कर देंगे। एक और चीज है, आप अगर मोबाइल चलाते हैं ना तो इतना ज्यादा उनका मतलब साइबर इतना ज्यादा उनका वो चीज ठगी हो गया है कि आप अपने मोबाइल में क्या चीज सर्च करते हैं वो भी उनको पता चल जाता है। ठीक है, तो मान लीजिए कभी कुछ बच्चे हैं कि थोड़ा सा वैसा वीडियो या कोई चीज फोटो वगैरह सर्च कर लेते हैं, देखने लगते हैं जैसे कोई ऐसा वीडियो फोटोज। ठीक है, तो उनको ये भी पता चल जाता है, तो वो क्या कहते हैं आपके पास फोन करेंगे और कहेंगे कि आप गंदी फिल्में देखते हैं। ठीक है, आप लोग तो भाई बच्चियां सब लोग मतलब जानती हैं सबके बारे में, तो बता दें, वो बताएंगे कि आप गंदी वीडियो देखते हैं, उसके लिए आपके नाम से मुकदमा दर्ज हो गया है। ठीक, ये जो चीज है ये चीज भी मेरे मतलब जान में हुआ है, तब आपको बता रहे हैं। मेरी फ्रेंड है गाँव की है, वो मतलब मुझे बताई और मैं भी उसमें कुछ नहीं कर पाई, बस उसको फोन करके अपने थाने के सर थे उनको हमने नंबर दिया तो वो शायद उसको डांटे उठे, दोबारा फोन नहीं किया। वो फोन किया और कहा कि आप गंदी वीडियो देखती हैं और आपके नाम से मुकदमा दर्ज है। ठीक है, आप आइए इलाहाबाद में कोर्ट में, आपको बुलाया गया है। अब वो मेरे साथ की पढ़ने वाली है, इस टाइम वो बीटीसी उसका कंप्लीट हुआ है। अब पता नहीं वो देखी कि नहीं देखी, क्या हुआ मुझे नहीं पता। वो कही कि मैं नहीं आया, वो मैं कुछ काम का चीज देख रही थी, मुझे ऐसे ही कर दिया। हम कहा चलो कोई बात नहीं। तो उसमें वो कहा कि पैसा भेजो, पैसा भेजिए तो हम मुकदमा हटा देंगे। अब सच बताए कि वो पैसा भेजी भी थी 1000 रुपया। जब 1000 रुपया भेज दी तब वो मुझे बताई कि हाँ हमने पैसा भेज दिया। हम यार तुम्हें पागल बना दिया है। तो ये चीज जो बताए ये चीज भी ना, ये चीज इसलिए बता दी कि आप लोग के साथ ना घटे। ठीक, धन्यवाद। और किसी को कुछ पूछना है तो मुझे बता दें। तो चाहे आप करें या आप उसके भुक्तभोगी हैं, दोनों परिस्थितियों में अंततः नुकसान आप ही का होगा। जैसे अभी रितु जी ने बताया कि आप जब विवश होंगे तो आप किसी को नोचेंगे, मारेंगे, चाकू मार देंगे, पिस्टल रहेगा तो गोली मार देंगे। ऐसी परिस्थितियां जनरली बहुत कम आती हैं, लेकिन आत्म सुरक्षा के लिए कम से कम आदमी प्रयास करता है। और भाई आप बचने का प्रयास करिए, क्योंकि आप देखें हम लोग जो भी प्लेटफॉर्म यूज करते हैं उसमें आप जो देखना चाहते हैं वही वो सिस्टम दिखाता है। ठीक है, अगर आप राम धुन सुनना चाहते हैं तो आपको 50 फाइल राम धुन की आएगी। अब उसमें आपको कोई बेवकूफ बना सकता है। तो मैडम ने जैसे कहा कि आपको अलर्ट रहने की आवश्यकता है। और आपको बताना है कि कंप्यूटर बहुत अच्छी चीज है, बहुत अच्छी चीज है, लेकिन बहुत खराब भी चीज है। जब आप इसका दुरुपयोग करेंगे, चीजें किस तरीके से प्रचारित होती हैं। मैं आपको बताऊं कि एक महाविद्यालय में घटना क्या हुई कि वहां प्राचार्य ने अध्यापकों को एक अलग से भुगतान कर दिया।
प्राचार्य का मन था, उन्होंने कर दिया। मामला ये था कि प्राचार्य के विवेक पे है कि वो उसका भुगतान कर रहे हैं, तो यस नो दोनों में था, तो उन्होंने यस कर लिया। उसके बाद जब पैसा अकाउंट में आ गया तो किसी ने अपने दोस्त से फोन पे बात की और कहा कि यार हमारे वहां तो भुगतान हो गया। तो कहा अच्छा तुम्हारे वहां हो गया, तो उसके फोटो हमको भेज दो। तो जो एप्लीकेशन वो दिए थे वो एप्लीकेशन उन्होंने अपने दोस्त को भेज दिया। उन्होंने गुड फेथ में भेजा कि भाई ठीक है हमारा मित्र रिश्ता भी हो जाए। लेकिन हुआ क्या कि गलत तो गलत था, हमने व्हाट्सएप किया दूसरे को और दूसरे ने तीसरे को किया। अब तो और भी चीजें हैं, व्हाट्सएप के ग्रुप हैं, कम्युनिटी ग्रुप है, तो वो चीजें 2 दिन में पूरे प्रदेश में सर्कुलेट हो गई। और जब मामला निदेशालय पहुंचा तो हुआ कि साहब वहां का भुगतान हुआ तो हम क्यों नहीं करेंगे। भाई अध्यापक भी लड़ गए कि वहां हुआ तो हमारा क्यों नहीं होगा। तो एट लास्ट जब लोगों ने प्राचार्य से पूछा सर इसमें क्या होगा, तो उन्होंने कहा कि भैया देखो वहां से एक ऑर्डर आएगा और जो लोग ले लिए हैं वो लोग पैसा वापस कर देंगे। तो लिए 5 ही 6 लोग थे, लेकिन सूचना जो है वो प्रसारित हो गई। और इस घटना का मेरा जो उद्देश्य था वो ये बताना था कि कितनी तेजी से चीजें सर्कुलेट हो जाती हैं। ठीक है, वो तो मान लो अर्थ का मामला था, पैसा लिए तो पैसा देने में कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन इसी तरीके से अब आजकल कभी आप कंप्यूटर फेसबुक देखें या और भी जितने भी प्लेटफॉर्म हैं सॉफ्ट मीडिया के, अगर आप देखेंगे तो कुछ लोग अपना व्यक्तिगत जैसे फोटो है, परिवार की फोटो है या घर की फोटो है, तो क्या है कि वो सिमिलरिटीज वो चीजें आती रहती हैं लगातार। आप उनके मन में नहीं है कि हम गलत करें या ऐसा कोई भाव नहीं रहता है, लेकिन आप कहीं न कहीं अपनी सूचना लोगों को देते जा रहे हैं। और लोग आपका फायदा उठाने के लिए तो तैयार ही है। अरे किसी को मारने पीटने से पहले लोग मार पीट के और वैसे पैसा ले लेते थे, तो मारना पीटना है नहीं, थोड़ा सा अच्छा बोलिए, कहीं पासवर्ड मिल गया तो 50-60 हजार रुपये अकाउंट में आ जाएगा, काम खत्म। लड़ने क्या जरूरत है। तो टेक्नोलॉजी बदल गई है, तो टेक्नोलॉजी का उपयोग करना है और टेक्नोलॉजी से हमको फायदा लेना है, बेवकूफ नहीं बनना है। हमारे इस कार्यक्रम का उद्देश्य बस ये था कि आप ये जाने। हम कहेंगे पुलिस विभाग के लोग बहुत व्यस्त रहते हैं, निवेदन पे इन्होंने कहा ठीक है हम आएंगे, 3 मिनट तक छोड़ दीजिएगा सर, व्यस्तता बहुत है। तो अब इसी क्रम में यहाँ जंगल कौड़िया के चौकी प्रभारी विकास मिश्रा जी हम लोग पास हैं, तो हम चाहेंगे कि 2 शब्द हमारे बच्चों के लिए आप बतावें कि कैसे वो क्राइम और साइबर क्राइम या जो भी उनको दिक्कत है उससे निजात पा सकते हैं। मिश्रा जी। धन्यवाद सर। सभी को मैं प्रणाम करता हूं। मैं विकास मिश्रा, जंगल कौड़िया चौकी इंचार्ज। आपके थाना टीपीगंज अंतर्गत ये चौकी है, यहीं से 3 किलोमीटर दूर। बहुत लोगों ने देखा भी होगा। अपराध समझिए अपराध क्या है। कानून के विरुद्ध जानबूझकर, शब्द क्या है, जानबूझकर किया गया कोई भी काम अपराध है। और इसमें बहुत तरह के अपराध हैं, अपराधों की गिनती नहीं। उसी में एक अपराध है हमारा जो साइबर अपराध। साइबर अपराध ये समझने की चीज है, आप नहीं समझेंगे तो आप उसके शिकार हो जाएंगे। तो जैसे हमारी मैम ने बताया था कि अपराध से बचना है आपको, और अपराध होने ना पाए उसके लिए पहले से जागरूक रहें कि अपराध हो ही ना। और जैसे मैम ने कहा था कि चाकू लेके चलिए, अपराध से बचने के लिए चाकू वाकू लेके चलने की जरूरत नहीं है। आप अपराध का शिकार तब होंगे जब आप, ये महिलाओं के लिए मैं बता रहा हूँ, बच्चों के लिए जो मेरे बच्चे हैं यहाँ, ऐसा कोई कृत्य जो आपको लग रहा है कि यह समाज के लिए सही नहीं है या मेरे लिए सही नहीं है, ये असहज है, उसका आप लोग विरोध नहीं करते।
उसकी चर्चा आप अपनी मम्मी से या अपने बड़ी बहन से या अपने स्कूल के मैम से या ऐसे उस व्यक्ति से जिसे आप सहजता से कह सकते हैं नहीं कहते, कहीं झिझक रहती है और उस झिझक का अगला व्यक्ति फायदा उठाता है, तो हमें उससे क्या करना है, बचना है। आपको ऐसा लगता है कि यह कुछ भी ऐसी कोई गतिविधि जो आपको लगता है आज जिसे आप पसंद नहीं करते या कोई नहीं पसंद करता या नहीं पसंद करने योग्य है, तो उसका आपको विरोध करना है। अभी पेपर में कुछ दिन पहले छपा था कि यहाँ किसी महिला या मतलब किसी बेटी से कुछ मंचलों द्वारा पीछा किया गया, पेपर की कटिंग थी, हो सकता है आप लोगों ने पढ़ा हो। तो ऐसा नहीं है, उसमें आपको विरोध करना था, वो पहले दिन नहीं था, कहीं ना कहीं वह उसको पहले से जानता रहा होगा या पीछे लगा रहा होगा, उनको भी जानकारी रही होगी, उन्होंने इसका विरोध नहीं किया, टीचर्स को नहीं बताया, घर में नहीं बताया, पुलिस को नहीं बताया, तो इस वजह से वो आपके विद्यालय तक आ गया। तो विद्यालय तक आने की नौबत किसने दी, आपने स्वयं दी। तो वह चीजें नहीं होनी चाहिए। अगर आपको ऐसा कोई भी कुछ महसूस हो रहा है तो उसका आप विरोध करिए। आपको विरोध कैसे करना है, वह बातें आपको जिससे आप सहजता से बता सके, अपने मैम से, अपनी माँ से, अपनी बड़ी बहन से, पिता से, भाई से, किसी से। तो आप बाकी साइबर अपराध से आपको बचना है। सारे अपराध के तरीके बदलते जा रहे हैं, अपराधी सजग होते जा रहे हैं और पुलिस भी इसको चैलेंज मानकर उस पर काम कर रही है। वीडियो कॉल जो आते हैं अननोन नंबर से आते हैं, उसको उठाने की कोई आवश्यकता नहीं। जिस नंबर को आप नहीं जानते, आपने सेव नहीं किया है, वीडियो कॉल है, आप मत उठाइए। उठाना है, जिज्ञासा है तो कैमरे पे उंगली रख के तब उठाइए। आप उसको देख पाएंगे, वो आपको नहीं देख पाएगा, लेकिन उठाने की आवश्यकता नहीं। ठीक है, कैमरा पहले से ढकना है पूरी तरह से। पता लगा 2 कैमरा 3 कैमरा, एक ही ढका एक खुला है, तो उठाइए, देखिए। एक्टिविटी वीडियो कॉल में हमेशा गलती होती है अननोन नंबर से, और वह वीडियो कॉल जो होती है वो रात में आती है, दिन में कोई नहीं करता। ठीक है, आप लोग बिना समझे बिना जाने किसी ने आपको फोन किया कि मैं फला बोल रहा हूँ, आप फला बोल रहे हैं, आप कहते हैं हाँ। आपके पापा का नाम यह है, हाँ। आपके पापा का एक्सीडेंट हो गया, इसी नंबर पे आप गूगल पे 5,000, 10,000, 20,000, 50,000। जो साइबर अपराध है, फ्रॉड है, अभी डिजिटल अरेस्ट किसी ने पूछा तो उस पर भी आएंगे, या छोटा होता है। इसमें जो ठग होता है वो छोटे अमाउंट का अपराध करता है, क्योंकि उसे पता है कि बड़ा अमाउंट करेंगे मुकदमा लिखा जाएगा, पुलिस जांच करेगी, हो सकता है जांच के दायरे में कहीं मैं पकड़ा जाऊं, तो वो 40,000, 30,000, 20,000, 50,000 इससे ऊपर नहीं जाता वो, क्योंकि उसे पता है कि सामने वाला इस पैसे को भूल जाएगा, वो पुलिस के पास नहीं जाएगा। अभी सहजानुआ में मैं था तो एक मुकदमा लिखा गया, एक व्यक्ति आया, उसने कहा कि सर मेरे सगे मौसा ने मुझे फोन किया और बताया कि यार मुझे 40,000 रुपये की आवश्यकता है, आप 40,000 भेज दो। और वो मेरी मौसा की आवाज थी, मैंने पहचान नहीं कि मैंने 40,000 भेज दिया। तो उसने भेजा, उसने मुझे फोन भी किया कि सर ऐसे ऐसे हो गया, मैं क्या करूं। तो मैंने उससे बताया कि 1930 पे कॉल करके पैसा होल्ड कराओ। पैसा होल्ड हो जाता है, लेकिन आप तुरंत कॉल करते हैं तब अगर आप 2 घंटा, 4 घंटा, 10 घंटा या अगले दिन करेंगे तो वो पैसा उसके पास पहुंच जाएगा, वो पैसा वहीं होल्ड हो जाएगा। बीच में एक मर्चेंट, एक दूसरी फ्रेंचाइजी होती है जो ये ऑनलाइन या गूगल पे या इसमें बीच में वो पैसा रुक के जाता है, वो होल्ड हो जाएगा बीच में, और वो पैसा होल्ड हो जाएगा तो पैसा आफ्टर मुकदमा लिखे जाने के बाद ही जिसका है, जिसके अकाउंट से कटा है उसको मिलेगा। तो उसमें जिस नंबर से फोन आया था उस नंबर का मैंने CDR मंगवाया, तो वह नंबर छत्तीसगढ़ का था, और जो पैसा जिस अकाउंट में गया था वह नंबर था महाराष्ट्र का। तो मैं 2 राज्यों का दौरा किया। मैं महाराष्ट्र गया तो जब मैं उस बैंक में गया तो उस नाम पते का मैंने वो निकलवाया एड्रेस, फिर मैं उसके गांव गया तो उसके गांव के प्रधान ने बताया कि सर इस नाम पते का हमारे यहाँ कोई व्यक्ति नहीं रहता। फिर मैं वहां से छत्तीसगढ़ गया। छत्तीसगढ़ में जो जिस आधार पे वह सिम चल रही थी उस गांव में पहुंचा,
तो वहाँ भी पता लगा कि सर इस नाम पते की महिला नहीं थी, वो एक महिला के नाम से आधार कार्ड था जिसको एक्टिवेट थी, जिससे मेरे क्लाइंट को फोन आया था वादी को कि सर मेरा 40,000 रुपये चला गया। तो अब देखिए पुलिस ने अपना काम किया, हम महाराष्ट्र भी गए, छत्तीसगढ़ भी गए, लेकिन रिजल्ट क्या रहा? शून्य रहा। क्योंकि जब उस नाम पते का व्यक्ति नहीं, खाता धारक भी वहाँ नहीं है, और जिस नाम से फोन हुआ था उस नाम पते का वह महिला नहीं वहाँ, तो अब वो अपराधी हमसे ज्यादा शातिर था ना, और हम फेल हो गए इसमें। लेकिन उसका पैसा होल्ड था, तो उसका पैसा उसको मिल गया। मुकदमा लिखा गया, मुकदमे में चार्जशीट की जगह फाइनल रिपोर्ट लगी, इस नाम पते का व्यक्ति नहीं मिला और ये खाता गलत है, पैसा उसको मिला। तो हमें जब तक पूरी तरह से आश्वस्त नहीं हो जाना है कि सामने वाला फोन मेरे परिचित का है या नहीं। आपको फोन आता है कि पापा का एक्सीडेंट हो गया, आप चले आइए, तो आप पहले कंफर्म करो ना कि पापा कहाँ हैं, पापा से बात करने का प्रयास करिए ना। आप लोग तुरंत डिसीजन ले कि नहीं चलना है या पैसा भेजना है, तो इससे बचना है। डिजिटल अरेस्ट किसी भाई ने पूछा था, उसमें जो अपराधी हैं वो किसी संस्था से बताते हैं, कहते हैं कि मैं CBCID से हूँ, मैं विजिलेंस से हूँ, या मैं नारकोटिक विभाग से हूँ, या मैं किसी प्रवर्तन शाखा बोलिए, मतलब कि जो बड़े पद हैं, तो उसमें वो कहते हैं कि आप फलाने बोल रहे हो। अपराधी जो है, साइबर अपराध जो जिसको करना है, वो आपका पूरा डेटा लेके बैठा है। वो आपका नाम, आपके पिता का नाम, आपके कितने बच्चे हैं, आपका मकान कहाँ है, आपका जिला क्या है, आपका राज्य क्या है, आपका मोबाइल नंबर चलाते हैं, सब चीज़। तो वो आपको फ़ोन करेगा कि आपका एक पैकेट मिला है मुझे, जिसमें ड्रग्स है या कोई ऐसी चीज़ है जो विधि विरुद्ध है, कानून के विरुद्ध है। तो आदमी डरता है कि यार नाम पता सब सही बताया और पूरा हर चीज़ सही बता रहा है, तो आदमी सामने वाले विश्वास करता है कि हाँ यार जिस भी पद से होना बता रहा है वह सही होगा, तो विश्वास कर लेता है। तो उनको ये होता है कि इसके पास वो एक अनुमान लगाते हैं कि हम इससे कितना पैसा ज़्यादा से ज़्यादा ले सकते हैं। तो उसी में वो उनको कहते हैं कि आप कमरा बंद करिए, आपको किसी को कुछ बताना नहीं है, मेरे अगले फ़ोन का इंतजार करिए, इतने पैसे की व्यवस्था करिए, इतना पैसा आप तुरंत भेजिए। वो बचने के लिए अगला आदमी क्या नहीं करता है ना। आप लोग भी कहीं फंसते हो तो कहते हो कि साहब बचाइए, चाहे जो हो, जो करना पड़े। पुलिस से आदमी यही करता है, हर जो भी है। तो आपको हर तरह से बचना है, खासकर ये जो बच्चियां बैठी हैं। आप लोग पहले तो एक अपना उद्देश्य बनाइए कि आपको करना क्या है। कॉलेज सब आते हैं, कुछ लोग डिग्री लेने के लिए आते हैं, कुछ उस डिग्री का लाभ लेने के लिए आते हैं। मुझे ये डिग्री लेना है, उसके बाद मुझे यह लेना है, यह डिग्री लेना है, और मुझे इस लक्ष्य को प्राप्त करना है। मैं दिल्ली जल बोर्ड में था इससे पहले, ये मेरी दूसरी नौकरी है। तो मुझे अच्छा लगा कि वर्दी, पिस्टल, बुलेट और सिपाही जय हिंद करेंगे, सलाम करेंगे, ये अपेक्षा है हमारे अधिकारियों को होती है कि हम उनको सलाम करते हैं। तो आप लोग अपना एक लक्ष्य निर्धारित करिए, मन लगा के पढ़िए, अपने काम से काम रखिए। अच्छे दोस्त अच्छे होने चाहिए, अच्छे दोस्त बनाइए और अच्छी सोच रखिए और मन लगा के पढ़िए। हर व्यक्ति, यहाँ जितने भी लोग बैठे हैं सब जानते हैं कि अपराध क्या है, किसी को बताना तो है ना। तो उस अपराध से बचना है और सामने वाले को भी सचेत करना है। तो मन लगा के पढ़िए, ठीक है। बेस्ट विशेष और शुभकामनाओं के साथ प्रणाम। धन्यवाद चौकी प्रभारी महोदय मिश्रा जी। अभी जो हम लोग बात कर रहे थे, जैसे हम लोग रोज लेक्चर देते हैं तो हम लोग को अभ्यास हो गया है कि कहीं भी बोल सकते हैं, कर सकते हैं। मिश्रा जी कह करें सर हम क्यों, लेकिन जिस तरीके से आप बता रहे थे कि आपको लगा कि ये घबरा रहे थे, नहीं एकदम नहीं। और मुझे बहुत अच्छा लगा इन्होंने जो कहा कि सोच अच्छा रखिए और दोस्त अच्छे। अगर ये आपके अच्छे हैं तो बहुत सारी समस्याएं आपके जीवन की अपने आप समाप्त हो जाएंगी। बहुत ही
शॉर्ट नोटिस पे आप लोग आए, आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। और जैसे आपने बताया, जो नंबर्स बताए, साइबर क्राइम हो चाहे कोई भी क्राइम हो, जाना आपको इन्हीं के पास है। तो ये है कि अगर आप कहीं कोई चीज़ कर रहे हैं तो उसके अलर्ट रहें, तहकीकात करें और उस हिसाब से काम करें कि आपको समस्या ना हो। अब हमारी जो एक परंपरा है कि हम अतिथियों का धन्यवाद ज्ञापन करते हैं, तो इस क्रम में हम चाहेंगे कि हमारे राष्ट्रीय सेवा योजना की छात्रा शालिनी धन्यवाद ज्ञापन करें। शालिनी, जर्मन में। धन्यवाद सर। यहाँ उपस्थित समस्त छात्र छात्राओं एवं प्राध्यापक एवं प्राध्यापिका तथा हमारे जंगल कौड़िया से पधारे अतिथि विकास मिश्रा सर जी को तहे दिल से धन्यवाद कहना चाहूंगी, जिन्होंने हम सभी को एक आदेश दिया, एक शिक्षा दी, जिससे कि हम अपने जीवन में उसको उतार सकें और साइबर क्राइम अपराध से बच सकें। और मैं धन्यवाद ज्ञापन करना चाहूंगी हमारी ऋतु कश्यप मैम जी का, जिन्होंने महिलाओं के बारे में बताया कि उन्हें कैसे साइबर अपराध से बचा जा सकता है तथा कैसे हम लोग अपने आप से सुरक्षित हो सकते हैं, क्योंकि सभी लोग फेसबुक इंस्टाग्राम यूज करते हैं। मैं वास्तविकता बताऊं तो मैं इंस्टाग्राम या फेसबुक यूज ही नहीं करती। उस चीज का यूज करने से क्या फायदा जिससे हमारे ऊपर अपराध जैसे पीड़िता होना पड़े या उसे झेलना पड़े। इसलिए मैं इन सब चीजों से दूर ही रहती हूँ और मैं चाहूंगी कि ये सभी को ऐसा करना चाहिए। चलाइए ठीक है, बट इस तरीके का नहीं जिससे आप उसमें खुद ही घिर जाएं। और मैं यहाँ उपस्थित अपने शिविर यात्रियों जितने भी एनएसएस के हैं उनको धन्यवाद कहना चाहूंगी तथा हमारी मैम नीलिमा मैम जी को धन्यवाद कहना चाहूंगी एवं हमारे दिग्विजय सर जो हमेशा ये शिक्षा देते रहते हैं कि कुछ भी करिए दृढ़ निश्चिता से करिए। धन्यवाद सर। इसी तरह मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगी। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद शालिनी। और अब मैं नीलिमा मैडम से अनुरोध करूंगा कि हमारे अतिथि लोगों को लेके प्राचार्य कक्ष में जाए। हेलो, मैं जा ही रही हूँ, लेकिन मैं बताना चाहती हूँ आप लोगों को कि जो एनएसएस की शिविर लगी है 7 डेज की, तो बौद्धिक सत्र में जितने भी स्पीचेज होंगे, जितने भी आपके कार्यक्रम होंगे, उसमें धन्यवाद देने के लिए मैं आप सभी शिविरार्थियों में से ही किसी एक को बुलाऊंगी, क्योंकि ये उसकी परंपरा है इस कार्यक्रम की कि बौद्धिक सत्र में जो शिविरार्थी होते हैं, जो लाभान्वित होते हैं, वही धन्यवाद देते हैं। तो इसलिए आप लोग मेंटली इसके लिए तैयार रहिएगा। बाकी आज का जो कार्यक्रम रहा बहुत ही सफल रहा। फर्स्ट सेशन में आपने शिवाजी की जयंती को मनाया और उनकी व्यक्तित्व से परिचित हुए। तो एनएसएस का जो मूल मोटो है आप लोगों को कि हम जहां आपको निस्वार्थ भाव से सामाजिकता की भावना सिखाते हैं और समाज सेवा की भावना शिक्षा के साथ साथ सिखाते हैं, वही उसके साथ साथ बौद्धिक सत्र में कितनी जो समस्याएं हैं, छात्राओं की समस्याएं हों या पर्यावरण से संबंधित समस्याएं हों, जो हमारे समाज की समस्याओं हैं, उससे जागरूक करते हैं आप लोग को। और उम्मीद करते हैं कि ये जो शिक्षा आप यहाँ से जो ग्रहण करेंगे वो अपने जीवन में आगे भी अप्लाई करेंगे। इससे आपके व्यक्तित्व का संपूर्ण विकास होता है। तो इसलिए आप लोग जो है हर बार हर सेशन में रेडी रहिए कि आप लोग में से ही कोई धन्यवाद देगा। साइबर क्राइम पे आज जो सर लोगों ने या मैम ने जो महत्वपूर्ण जानकारी आप लोग को दी, उसके लिए मैं भी राष्ट्रीय योजना के कार्यक्रम के अधिकारी के रूप में बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी। उन्होंने जो बताया आप लोग को उसको ध्यान से सिर्फ सुन के इस कान से निकाल नहीं देना है, बल्कि उस पर अमल करना है। किसी अजनबी से दोस्ती सोशल मीडिया पर ना करें, क्योंकि अजनबी
क्या है कैसा है। शुरू में तो सब अच्छी अच्छी बातें करते हैं, लेकिन बाद में आपका फायदा उठाते हैं। किसी को फोटो, किसी के मांगने पर अपनी फोटो, पर्सनल फोटो या किसी प्रकार की फोटो शेयर ना करें। व्हाट्सएप कॉल, जिसको आप नहीं जानते उसको व्हाट्सएप नंबर नहीं दिया, व्हाट्सएप कॉल को रिसीव करने की कोई आवश्यकता नहीं है। और जो अगर रिसीव भी करनी पड़े तो सर ने जो प्रोसेस बताया उसको फॉलो करना चाहिए। बाकी आप लोग कैसे सुरक्षित रहेंगे, महिलाएं सुरक्षित कैसे रहे, आप जैसे कि पर्स में कुछ चीजें जैसे सेफ्टी पिन है रखते हैं, अगर आप पर कोई अटैक करे तो उसको आप वो कर सकते हैं, या स्प्रे रखिए जिससे उस चेहरे पे मारेंगे तो शायद वो भटक जाएगा, तब तक आपको मौका मिल जाएगा। फिर फोन मिला दीजिए आप पुलिस को, पुलिस तो आपको तत्काल जो है सहायता देने के लिए तत्पर है। तो सर आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोगों ने हमारे शिवरार्थियों को जानकारी दी और हमारे बीच आए, बहुत बहुत धन्यवाद।